स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि यहाँ कुछ 8 सालों पहले एक स्पेस और टाइम के क्रैक्स ओपन होने लगे, जिनके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में इन्वेजन करने लगे, जिसके कारण उन्होंने ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म करने की कगार पे ही डाल दिया। ह्यूमैनिटी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट गई और कुछ पावरफुल सेवियर्स ने इस अपोकलिप्स को मैजिक टाइड का नाम दिया। बैटलफील्ड में ह्यूमैनिटी का पासा तब बढ़ने लगा जब यहाँ प्रोफेशन सिस्टम का लॉन्च हुआ। यहाँ प्रोफेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमैनिटी को पहले शुरुआती दौर पे एक टैलेंट देता है और उसी टैलेंट के बेस पे तुम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। अपने प्रोफेशन की स्किल इस रियल वर्ल्ड में लाई जा सकती है। यह पता होने पर टैलेंट के ऊपर ही अब इन प्रोफेशन का भाग्य डिपेंड करने लगा और ये सब पता चलने पर समझदार इंसानों ने इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और वो अब बहुत सारे प्रोफेशन को इकट्ठे करते और उनके पावर्स को स्ट्रेंथन करते ताकि वो इंसानियत को खत्म होने से बचा सकें। और इस सबको और सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी अकेडमीज ओपन होने लगी, जहाँ पर एक गेम की तरह यहाँ पे लेवलिंग अप सिस्टम और नए नए इवेंट्स होने लगे ताकि ये न्यू जनरेशन को ट्रेन किया जा सके। और हमें ऐसी ही एक प्रोफेशनल अकेडमी का सीन दिखाते हैं, जांग सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल अकेडमी, जहां पर सारे बच्चे एक होलोग्राम के थ्रू इस अकेडमी के हेड को सुन रहे होते हैं। वो बताते हैं, स्टूडेंट तुम लोगों ने जांग सिंह फर्स्ट प्रोफेशनल अकेडमी में अपने थ्योरेटिकल स्टडीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज तुम लोगों के लिए यह अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज तुम लोग अपने टैलेंट्स को अवेकन करोगे। तो सब एक एक करके आगे आएंगे और मैं भरोसा करता हूँ कि सालों की मेहनत के बाद अब तुम लोग पूरी तरीके से तैयार हो एक ऐसा प्रोफेशनल बनने के लिए जो इंसानियत की रक्षा करेगा अपने मरते दम तक। तो अब मैं रोल नंबर वाइज यहाँ पे लोगों का नाम बुलाऊंगा और उन्हें आगे बढ़ाऊंगा और सब लोग एक एक करके आगे आएंगे। फिर हम अपने हीरो को भी दिखाते हैं। वो भी सोचता है फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, द टैलेंट अवेकनिंग डे। देन हमें पता चलता है कि ये अपना हीरो है, इसका नाम है लेनी और वो भी इसी अकेडमी का एक स्टूडेंट है। फिर ये भी सोचता है एक प्रोफेशनल की सारी ताकत उसके टैलेंट में ही होती है। फिर हमें बताते हैं कि टैलेंट 5 तरीके के होते हैं, कॉमन, रेयर, लेजेंडरी, सब डिवाइन और एक मिथिकल टैलेंट। जब से इंसानियत की अवेकनिंग शुरू हुई है तब से मिथिकल टैलेंट कभी नहीं देखा गया। सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं स्वॉर्डमैन और मेजेस, और उसके बाद आते हैं असैसिन, समनर और वॉरियर्स भी उनके साथ साथ ही आते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सबसे कम कैपेबिलिटीज होती हैं प्रीस्ट की, जो बहुत ही कम हीलिंग कर पाते हैं। उनका अटैक डैमेज तो ना के बराबर ही होता है, वो ज्यादा हील डोल भी नहीं पाते, उनकी हमेशा प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। इसी सब की वजह से सबसे कम प्रोफेशनल होते हैं प्रीस्ट के। अच्छे पावरफुल इक्विपमेंट और हाई क्वालिटी टैलेंट के साथ कोई एक प्रोफेशनल एक डंजन को अकेले ही सोलो रन कर सकता है, पर एक प्रीस्ट कभी नहीं कर सकता। किसी बहुत ही कठिन डंजन में जब तक कोई स्किल्ड प्लेयर मेज या समनर हो, वो भी प्रीस्ट का रोल रिप्लेस कर सकता है। बैटल में पीछे से सपोर्ट करते करते तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ना के बराबर ही मिलता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से प्रीस्ट प्रोफेशनल एक पूरी तरीके से मजाक ही बन के रह गया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं एक लड़की अपने हीरो का शर्ट खींचती है और वो कहती है, हे यीलिंग, क्या तुमने चूज कर लिया कि तुम कौन सा प्रोफेशनल चूज करने वाले हो? तो अपना हीरो भी कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये तो अभी सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, जब मैं टैलेंट अवेकन करूंगा तभी सोचूंगा। इससे लड़की भी थोड़ी सी नाराज हो जाती है और हमें पता चलता है इसका नाम है सुमुमु, ये भी इसी एकेडमी की एक स्टूडेंट है। और पीछे इस लड़की को देख के सारे लड़के बस शर्मा रहे होते हैं और ये लोग रोते हुए सोचते हैं, गॉडेस मुमु आज भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है हमेशा की तरह। और यहाँ पे हमारे हीरो को दिखाते हैं लड़की नाराज हो गई थी तो वो इसको अपने सर पर हाथ रख के इसको सहलाने लग जाता है। इससे लड़की को भी अच्छा लग रहा होता है। देन अपना हीरो भी कुछ नहीं बोलता, पर यहाँ पे ये बच्चे वो तो उसे चिल्लाने लग जाता है, लिनिये छोड़ उसे जाने दे। और पीछे से कोई बोलता है, ये लिनिये ये तो हमेशा की तरह एक कचरा ही है ना, ये हमेशा लोगों के पीछे ही घूमता रहता है और इतना हाई एंड माइटी एक्ट करता है जैसे यही यहाँ का राजा है। मैं भी जरूर देखना चाहता हूँ ये किस तरह का टैलेंट अवेकन करता है आज। ये लड़की भी गुस्से में इन लोगों से कहती है, हे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें यहाँ टैलेंट अवेकनिंग में दिखाया जाता है, अनाउंसमेंट में बताया जाता है रोल नंबर 1001 वांग हाई ने अवेकन की है रेयर रैंक टैलेंट पावरफुल। फिर हमें इस रेयर रैंक टैलेंट के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है पावरफुल और इसके इफेक्ट में 50% एनहेंसमेंट मिलती है हर स्ट्रेंथ बेस्ड स्किल को। और यहाँ पे बच्चे की बात कर रहे होते हैं कि एक रेयर रैंक टैलेंट ये जरूर टेस्ट में टॉप रैंकिंग्स में आएगा ही। तो ये बंदा ये खतरनाक लोग के साथ अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें गॉड्स की तरफ से ऐसा फेवर कौन सा मिलता है। देन अपना हीरो भी अपनी इस लड़की को कहता है, हाँ इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। देन ये लड़की थोड़ा कहती है, तुम इन लोगों के ओपिनियन को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? पढ़ते हुए यहाँ पे एक अच्छी शांति चलने जाती है। देन अपना हीरो कहता है, क्योंकि देन वो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर बनूंगा क्योंकि तभी मैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने एक सिटी पे हमला कर दिया होता है और वो लोगों को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें 2 लोगों को भागते हुए भी दिखाया जाता है। वो अब शायद अपने हीरो के मदर फादर हैं और वो कह रहे होते हैं सामने एक शेल्टर है, हमें वहाँ जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ये लड़की भी रोती हुई कह रही है, तुम ज्यादा डरो मत, हम बस पहुंचने वाले हैं। पर तभी हमें दिखाते हैं ये मॉन्स्टर इन तक पहुंच चुका है और इस मॉन्स्टर को देख के यहाँ पे ये लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। इसका मुंह कहता है बच के, पर तभी मॉन्स्टर झपट्टा मार के इसकी मम को उठा लेता है और इसके इम्पैक्ट के साथ ही दोनों बाप बेटा भी दूर जाके गिरते हैं और उसके पापा के मुंह से तो खून भी निकलने लग जाता है। और वो भी कह रहा होता है,
जल्दी से तुम उस शेल्टर के अंदर चले जाओ। और हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ इस मॉन्स्टर के चंगल में फंसी हुई इसकी मॉम भी रोते हुए चिल्लाती है, स्वीट हार्ट तुम्हें जल्दी से उसको सर्वाइव करवाना ही पड़ेगा, जल्दी से उस शेल्टर में चले जाओ। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पर वो शेल्टर नंबर 76 होता है और यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ आप भी सर्वाइवर्स हैं, उसे जल्दी यहाँ लेके आओ। तभी अपना हीरो चिल्लाता है मम्मी पापा। यहाँ पे एक आंटी आती है और वो कहती है लिनी है अब से हम ही तुम्हारी फैमिली है, चलो हमारे साथ आ जाओ। और हमें दिखाते हैं कि उस लड़की के पास बगल में एक लड़की भी खड़ी होती है, वो भी इसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है और उस हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने अपने हीरो को भी गोद ले लिया है यहाँ पे। और देन वो लोग भी साथ में रहने लग जाते हैं एंड देन वो भी सोचता है इसी तरीके से मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो का भी नंबर आ जाता है, उसका रोल नंबर है 1128 और वो आगे जाने लगता है। यहाँ लड़की भी सोचती है लेनी है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे अपने हीरो एकदम कूल स्टाइल में आगे जाने लग जाता है एंड देन वो आ जाता है एक टैलेंट अवेकनिंग सेरेमनी की स्टेज के अंदर। वहीं पे एक फॉर्मेशन के थ्रू वो कहीं पे टेलीपोर्ट होने लग जाता है और उसकी आंखें खुलती है एकदम से एक स्टारी स्काई में, वहाँ पर बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं। वो भी सोचता है क्या ये टैलेंट अवेकनिंग वाली जगह है एंड वो एक स्टार को टच कर लेता है एंड देन वो भी सोचता है क्या ये क्या हो रहा है। देन वो स्टार एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो 2 ड्रैगन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जाइंट ड्रैगन सीधा जाके अपने हीरो के अंदर ही घुसने लग जाते हैं एंड देन वो भी कहता है ये तो मिथिकल रैंक है। यहाँ पे टैलेंट में नोटिफाई भी कर देता है तुम्हें एक मिथिकल रैंक टैलेंट हेवन एंड अर्थ रिवर्सल मिला है, क्या तुम इसको हाइड करना चाहते हो। देन अपना हीरो सोचता है एक मिथिकल रैंक टैलेंट ये तो आज तक कभी अवेकन नहीं हुआ एंड देन वो भी कहता है हाइड इट। फिर नोटिफिकेशन बताती है हेवन एंड अर्थ रिवर्सल, तुम पर यूज होने वाली कोई भी स्किल या तुम जो भी स्किल का यूज करोगे ये उस स्किल के इफेक्ट को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकती है और हाई लेवल पे ये स्किल को ही पूरी डिफरेंट ही बदल देगी। अभी के एनहेंसमेंट के तौर पे तुम्हारी माना कंजप्शन 10% से कम हो चुकी है और तुम्हारे लिए अभी बफ्स डिबफ बन जाएंगे और डिबफ्स बफ्स बन जाएंगे। अगर तुम इसे अपग्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें लेवल 10 तक पहुंचना पड़ेगा। देन अपना हीरो सोचता है एक मिथिकल रैंक टैलेंट ये तो सच में अनबिलीवेबल है। देन वो इमेजिन करता है कोई एनिमी इसके ऊपर अटैक कर रहा है पर वो अटैक तो इसके लिए हीलिंग बदल जाएगी एंड देन वो भी सोचता है इसके मतलब कि मैं तो कभी हारूंगा ही नहीं, पर इसका मतलब तो ये भी है अगर कोई बिना स्किल का यूज करे अपने ब्रूट फोर्स के साथ ही मुझे मारेगा तो भी मैं मर जाऊंगा। और इसके साथ अगर कोई प्रीस्ट मेरे ऊपर हीलिंग का स्पेल्स यूज करे तो वो तो मेरी इनविंसिबिलिटी को तुरंत ही खत्म करके मुझे डायरेक्टली हार्म करने लगेगा। देन अपना हीरो सोचता है तो इसीलिए टैलेंट्स को हाइड किया जा सकता है। देन अनाउंसमेंट होती लिनिये ने भी अपना टैलेंट अवेकन कर लिया है और उसका टैलेंट हिडन है। अपना हीरो टैलेंट अवेकनिंग करके वापस आता है एंड देन ये लड़की कहती है क्या हुआ तुम्हारा टैलेंट। देन अपना हीरो कहता है ये हिडन है। यहाँ पे बच्चे बात करने लगे थे मुझे पता ही था ये लूजर के पास और कोई दिखाने के लिए कोई चीज होगी। फिर अनाउंसमेंट होती है स्टूडेंट लेनी है, तुमने अपना टैलेंट अवेकनिंग कर लिया है तो प्रोफेशन सिलेक्शन में जल्दी आगे जाओ एंड स्टूडेंट सोमूमू अपने टैलेंट अवेकनिंग के लिए आगे बढ़ो। देन अपना हीरो भी इसको धक्का देते हुए कहता है जल्दी आगे जाओ। देन लड़की कहती है हाँ थोड़ा आराम से धक्का दिया करो। फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना टैलेंट अवेकनिंग कर लिया है उन्हें गॉडेस के स्टैचू की हेल्प से अपना नया प्रोफेशन चूज करना पड़ता है। देन अपना हीरो भी यहाँ आ जाता है एंड देन वो भी सोचता है तो अब एंड देन वो स्टैचू की तरफ देखता है, वहां पे एक नोटिफिकेशन आती है कृपया कर उसी प्रोफेशन को चूज करें जिसको तुम पाना चाहते हो। एंड देन वो भी आ जाता है एंड देन वो भी सोचता है अब मैं अगर अपने लॉजिक को कंसीडर करूं मेरी हेवन एंड अर्थ रिवर्सल बिल्कुल इनविंसिबल है तो मुझे उसकी वीकनेस को ही चूज करना चाहिए। अगर मैं इसे चूज करता हूं तो मेरी एक वीकनेस तो खत्म हो जाएगी। देन वो अब एक प्रीस्ट प्रोफेशन को चूज कर लेता है और वो कहता है मैं इसे चुनना चाहता हूँ। इससे देख के तो सिस्टम भी 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है एंड देन वो भी कहता है प्लीज कंफर्म करो क्या तुम प्रीस्ट प्रोफेशन को चूज करना चाहते हो, अभी के सेशन में तुम पहले इंसान हो जिसने प्रीस्ट प्रोफेशन चूज किया है। अपना हीरो कंफर्म कर देता है हाँ मैं प्रीस्ट बनना चाहता हूँ। देन सिस्टम फिर से चुप रह जाता है एंड देन वो भी कहता है प्रोफेशन चेंज कंफर्म हो चुका है एंड देन वो भी एक प्रीस्ट का सिंबल आ जाता है और वो सारी पावर अपने हीरो में चली जाती है एंड देन वो भी कहता है प्रोफेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हमें दिखाते हैं अपना हीरो एकदम नई फॉर्म में खड़ा होता है एकदम क्रॉस लेके एंड देन एक नोटिफिकेशन आती है इसमें लिनिये की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसका प्रोफेशन के बारे में लिखा है, उसके टैलेंट के बारे में लिखा है। देन अपना हीरो भी यही सब देख रहा होता है और फिर एक और नोटिफिकेशन में उसके पूरे स्किल्स के बारे में बताया जाता है। पहली स्किल है उसकी हीलिंग आर्ट, ये 10 माना पॉइंट कंज्यूम करती है और इसके 5 सेकंड का कूलडाउन है, इसकी हेल्प से 50 हेल्थ पॉइंट किसी भी पर्सन की रिस्टोर कर सकता है। एंड देन दूसरी स्किल है क्लैरिटी आर्ट, इसकी हेल्प से 30 माना पॉइंट किसी का रिस्टोर कर सकता है, 12 सेकंड का कूलडाउन है और माना पॉइंट कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। फिर वो अपने प्रोफेशन पे पूरा हेवन एंड अर्थ रिवर्सल का इस्तेमाल करने लग जाता है जिससे उसकी चारों तरफ रेड एंड ब्लैक कलर का ऑरा फैल जाता है, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी तो ये एकदम डीमन जैसा लग रहा है, उसका क्रॉस भी पूरा खतरनाक तरीके से चेंज हो जाता है, उसका सिस्टम विंडो तक बदल जाती है रेड एंड ब्लैक के अंदर और वहां पे पता चलता है नई जो स्किल है इसकी जो हीलिंग आर्ट वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है। 50 हेल्थ पॉइंट का डैमेज करती है वो किसी के भी ऊपर, 5 सेकंड का कूलडाउन है और 9 माना कॉस्ट कंज्यूम करती है। अपना हीरो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये कोई डैमेज डील नहीं करती, सीधा हेल्थ को ही रिड्यूस कर देती है, मतलब किसी इक्विपमेंट किसी भी आर्मर से इसे रोका ही नहीं जा सकता। वैसे किसी मेज की इनिशियल स्किल इससे ज्यादा डैमेज करती है, पर अगर किसी एनिमी के पास मैजिक रेसिस्टेंट वाला इक्विपमेंट है तो एडवांटेज मेरे पास होगा। देन वो चेक करने लगता है अपना क्लैरिटी आर्ट को, वो भी पूरी तरीके से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया होता है, वही है बस वो डार्क हो गया है, उसका माना कंज्यूम
कंज्यूम करता है बस, और ये स्किल को देख के सोचता है। ये अपनी क्लैरिटी आर्ट को देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा माना ड्रेन कर देता है। किसी मेन मोमेंट पे कोई मेज अगर सामने उसका पूरा माने खत्म कर देगा, उसकी अल्टीमेट स्किल भी वो यूज नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत में मेज सिर्फ मेरी मुट्ठी में ही होगा। और इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मेज तो जादूगर होते हैं, फिर यहाँ पे ये सक्यूबस क्या कर रही है इसके मुट्ठी में, तो चलो छोड़ो। देन अपना हीरो भी सोचता है अगर मैं ऐसी स्ट्रेटजी बना के जाऊंगा तो मेरी कॉम्बैट करने का तरीका तो मेरे सामने एकदम क्लियर है। इसके साथ साथ मुझे अपने साथी के हीलिंग और बफिंग स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो पीछे से हील कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे डैमेज पड़ रहा होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें बाहर दिखाते हैं, बच्चे सब लोग बात कर रहे होते हैं, क्या तुम्हें भरोसा भी हो रहा है किसी ने जानबूझ के प्रीस्ट प्रोफेशन को चूज किया? उसके बगल वाला हंसते हुए कहता है जरूर ये कॉम्बैट फाइट से डरता होगा, पीछे बैठ के सपोर्ट खेलेगा। हमें दिखाते हैं सुमू ने भी अपना टैलेंट अवेकनिंग कंप्लीट कर लिया और उसने भी एक लेजेंडरी रैंक प्रोफेशन बायोनिक टीयर को अवेकन किया है। इसकी हेल्प से वो किसी और वर्ल्ड से स्पिरिट्स को बुला के इसकी हेल्प कर सकती है कॉम्बैट के अंदर। एंड देन ये अनाउंसमेंट होने के बाद भी यहाँ पे बच्चे बात करने लग जाते हैं, फालतू की बकवासी कर रहे हैं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन ये लड़की भी यहाँ पे अपना प्रोफेशन चूज करने के लिए आ जाते हैं, सेम डायलॉग्स होते हैं। एंड देन वो भी चूज करने के लिए कह देती है कि मुझे एक मेज प्रोफेशन चूज करना है और उसका सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाता है। अपना हीरो भी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के साथ एक स्माइल आता है और तभी कोई कहता है एक मेज प्रोफेशन, वो भी लेजेंडरी रैंक टैलेंट के साथ, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये जरूर एक मेंबर बन सकती है प्रोफेशनल अलायंस के अंदर। देन यहाँ पे प्रिंसिपल भी कहता है हाँ पर मैं किसी और बच्चे में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत समय हो गया जब से किसी ने प्रीस्ट प्रोफेशन खुद की चॉइस से सिलेक्ट किया हो। देन पीछे वाला बंदा सोचता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, बहुत टाइम हो गया किसी ने भी अपनी मर्जी से ये चूज नहीं किया है, जरूर इसने अब कुछ सोच के ये प्रोफेशन चूज किया है। वो भी सोचता है ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कोई जोर से भाग के आता है, लेकिन ये यहाँ दिखाती है उसकी मेज गर्लफ्रेंड है, वो इसकी तरह भाग के आती है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा इस्तेमाल करते हुए कहती है तो मैंने अपना मेज प्रोफेशन चूज कर लिया है तो हमें डंजन में साथ में चलना चाहिए। देन अपना हीरो भी कह देता है नहीं थैंक यू मोमू, पर मेरे पास खुद के और प्लान है। देन लड़की कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या तुम्हारे पास क्या प्लानिंग है? अब फिर हमारा सीन चेंज होता है और एक नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम का मैसेज आता है जहां पर बिगनर इंस्टेंट डंजन ओपन हो चुका है वुल्फ डेन, वहां पे जाना है, तुम लोगों को तैयार हो जाओ। और अब जिसने भी अपनी प्रोफेशनल अवेकनिंग और टैलेंट अवेकनिंग कर ली है वो अब अपनी टीम बना के अंदर जा सकते हैं। तभी कोई आता है अपने हीरो के पास, है लिनिए क्या तुम मोमू से मेरे लिए बात कर सकते हो? मैं उसे अपनी टीम में लाना चाहता हूँ, अगर तुम इसके लिए उसे मना लेते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ आने दूंगा और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड का एक शेयर भी दे दूंगा। पीछे से लोग भी बात कर रहे होते हैं हाँ तुम्हारे जैसे घटिया से प्रीस्ट को कौन ही लेना चाहेगा, पर वो अगर सुमो की बात नहीं होती तो हम तुम्हें कभी लेते भी नहीं। फिलिनी भी इनकी तरफ देखता है और सीधे ही मना कर देता है। इससे उसके सामने वाले के टीममेट्स भी गुस्सा हो जाने लगते हैं, वो भी कहने लगते हैं तो ज्यादा अनग्रेटफुल बनने की जरूरत नहीं है। सामने से यहाँ प्रिंसिपल आते हुए कहते हैं डंजन के अंदर टीम वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा टैलेंट भी है तुम्हारे पास तब भी तुम्हें बिना टीम के बहुत ज्यादा मुश्किल होगी बहुत सारे जानवरों के साथ एक साथ फाइट करने में। फिर यहाँ पे जब प्रिंसिपल आते हैं तो स्टूडेंट भी इनको ग्रीट करते हैं और ये प्रिंसिपल कहते हैं यंग मैन ये डीमंस का फेस चल रहा है, यहाँ पे अगर तुम्हारे किसी के भी साथ गिला शिकवा है तो उसे तुरंत ही साइड करके रख लेना चाहिए डंजन के लिए। अपना हीरो कहता है मेरे लिए इनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं अकेला जाऊंगा तो वहां पे मुझे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सुनकर तो ये प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो भी सोचता है सोलो क्लियर, वो भी प्रीस्ट प्रोफेशन के साथ। यंग मैन एट द वेरी लीस्ट तुम किसी और टीम को ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा मजाक मत करो अपनी जिंदगी के साथ। आफ्टर ऑल डंजन में जो कुछ भी होता है वो रियलिटी को भी अफेक्ट करता है, अगर तुम डंजन में कोई खतरा सामना करते हो मारे गए तो तुम रियलिटी में भी मर सकते हो। इतनी कंसर्न देख के अपना हीरो भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए सोचता है थैंक यू प्रिंसिपल, पर मैं अकेले सोलो रन कर सकता हूँ। देन वो मन में सोचता है अगर मुझे जल्दी लेवल अप करना है तो मुझे सोलो रन ही करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक मैं अपने डिवाइन रैंक टैलेंट भी किसी को नहीं दिखा सकता। देन अपना ये प्रिंसिपल भी उसको जाते हुए सोचता है लिनी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। फिर लिनी एकदम पोर्टल के सामने जाता है, जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये बिगनर्स ट्रायल डंजन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो मैं रिकमेंड किया जाता है कि तुम टीम के साथ आओ, फिर भी क्या तुम सोलो जाना चाहते हो? देन अपना हीरो एक स्माइल करते हुए कहता है यस। फिर हमारा सीन चेंज होकर इस डंजन के अंदर ले जाता है, इसका नाम है नोविस डंजन, वो भी वुल्फ फॉरेस्ट है, जहाँ पर अपना हीरो भी रात के टाइम पे आया होता है। वहाँ पे एक नोटिफिकेशन में इस पूरे फॉरेस्ट की सारी डिटेल्स लिखी होती है। वुल्फ फॉरेस्ट लेवल 1 to 3 डिफिकल्टी है बिल्कुल हार्ड मोड पे, रिकमेंड किया जाता है कि तुम किसी टीम के साथ पूरा कॉर्पोरेट करते हुए इसको क्लियर करो। और इसके साथ में इंट्रोडक्शन में बताया जाता है इस डंजन में बहुत सारे खून के प्यासे भेड़ियों के झुंड हैं जिनके शार्प टीथ और क्लॉस हैं, अगर तुम्हें इनके सामने आना है तो तुम ध्यान देना कि ये तुम्हें पूरी तरीके से घेर डालें, वरना तुम्हारे पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं होगा। इतना सब देख के अपना हीरो भी सोचता है श्योरली जो भी डंजन में पहली बार आएगा उसके लिए ये डंजन बहुत खतरनाक होगा, बी रेटिंग पाना भी ये बहुत अच्छा काम है। एंड देन वो भी सोचता है कि डंजन के बीच में एक हीलिंग स्प्रिंग भी है, जो भी प्रोफेशनल घायल हो सकता है वहां पे वो हील भी किया जा सकता है। हाँ पर जिसे रिस्क लेना पसंद है वो एक एक करके भेड़ियों को मारने थोड़ी जाएगा, वो तो पूरे के पूरे झुंड को एक साथ ही मारने आएगा। देन अपना हीरो भी सोचता है वहां पे बहुत सारे भेड़िया आ रहे हैं और एक बंदा पूरी तरीके से घिरा जा चुका है। एंड देन वो कहता है इस डंजन के ज्यादा डीप वाले एरिया को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है, वहां पर जहाँ जितने भी लोग जाते हैं वो तुरंत ही वहीं पे मारे जाते हैं, पर मेरे पास तो एक गॉड लेवल टैलेंट है तो किसी बिगिनर डंजन को तो मैं आसानी से क्लियर कर ही सकता हूँ, मुझे जरूर ही उस लेजेंडरी फॉरबिडन
फॉरबिडन लैंड में जाना पड़ेगा। देन हमें उस डंजन के बहुत ज़्यादा डीप वाले एरिया में दिखाया जाता है, वहाँ बहुत सारा धुआं सा निकल रहा होता है। यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पे ये किलिंग इंटेंट होती है जो इन वुल्फ से निकल रही होती है। अपना हीरो भी यहाँ आ चुका है, फिर इन वुल्फ की डिटेल मिलती है। हाँ, लेवल 1 के भेड़िए हैं, चलो छोड़ो इनकी डिटेल्स कौन पड़ेगा। देन ये भेड़िए जाके पूरे झुंड में अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। वो अपनी स्किल का यूज़ करने लग जाते हैं, बाइटिंग का, मतलब जिससे उनको ब्लीडिंग वगैरह होती है, वो सारी स्किल का यूज़ करते हैं। अपना हीरो भी एक स्माइल देता है और वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। एकदम से उसके अंदर से बहुत सारे रेड कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। फिर वो अपने स्टाफ को आगे करता है और एक हीलिंग स्पेल एक वुल्फ के ऊपर कास्ट करता है और वो वुल्फ पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है। उसकी सारी लाइफ एनर्जी रेड कलर में फॉर्म में निकल जाती है और हमें इस स्किल का पूरा सीन भी दिखाते हैं, पढ़ना तो पढ़ लो। फिर सारा झुंड एकदम से अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। एक वुल्फ तो इसको काट भी लेता है, पर तभी अपने हीरो के अंदर से एक अजीब सी रेड कलर की सीड्स निकलती है जो उस वुल्फ को दूर झटक देता है। एक नोटिफिकेशन आती है किसी ने बाइट अटैक का यूज किया है, वो भी रिवर्स हो चुका है। तुम्हारी हेल्थ तो प्लस हो गई 20 और तुम्हें ब्लीडिंग इफेक्ट के कारण 2-3 की हेल्थ प्लस होती जा रही है। फिर अपना हीरो अपनी स्टाफ को पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है, रिवर्सिंग दिस सिचुएशन, क्लैरिटी टेक्निक, रिवर्सल, कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट। देन ये चिल्ला ही रहता है। फिर यहाँ पे पता चलता है कि उसने अपना मायना का यूज किया है और उसकी वजह से बहुत सारी चेंज निकली हैं और उसने उन भेड़ियों को जकड़ लिया पूरा, उनकी पूरी माना एनर्जी खत्म हो चुकी है। ये देख के अपना हीरो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, जैसे लो लेवल क्रीचर्स के अंदर ज्यादा माना होते नहीं है, वो आसानी से ड्रेन हो जाते हैं। तभी एक और वुल्फ मॉन्स्टर लिंक्सी के ऊपर हमला कर देता है, पर लिंक्सी भी अपनी फुर्ती दिखाते हुए एकदम से उसको डॉज कर लेता है और एक और हीलिंग स्पेल के साथ उसे भी खत्म कर देता है। एंड देन वो सोचता है एक वुल्फ मॉन्स्टर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है, अगर मैं इस डंजन के सारे वुल्फ्स को भी मार दूं तो शायद मैं 4th लेवल तक पहुंच जाऊंगा आराम से, पर मेरा टारगेट है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर। वैसे हम दोनों के लेवल में 1 लेवल का डिफरेंस है, पर वो इतना भी ज़्यादा नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। देन वो ये सब सोच रहा होता, पर एक वुल्फ मॉन्स्टर पीछे से आके घुस जाता है, उसको मारने ही वाला होता है, पर तभी अपना हीरो भी उसको नोटिस कर लेता है और सिस्टम में नोटिफाई कर देता है कि तुम्हारी हीलिंग कूल डाउन खत्म हो चुका है, मतलब वो अपनी हीलिंग स्किल दोबारा यूज कर सकता है। एंड देन वो स्किल का यूज करता है, खतरनाक सी लाइट निकलती है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पे ही मारा जाता है और सिस्टम में नोटिफाई कर देता है कि ये मारा गया है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं। और वो सोचता है मैंने इतने सालों से इसी दिन के लिए प्रिपेयर किया था, वैसे भी एनिमी तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा लेवल थोड़ी देखेगा। फिर सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि तुम अब कॉम्बैट मोड से बाहर हो चुके हो, तो तुम्हारा हेवन एंड अर्थ रिवर्सल डीएक्टिवेट किया जा रहा है। अभी ये जब नॉर्मल प्रीस्ट बन चुका है तो अपनी क्लैरिटी स्किल का खुद के ऊपर यूज कर लेता है, जिससे उसके स्टैट्स रिस्टोर हो जाते हैं और सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है कि अब तुम लेवल 2 पे पहुंच चुके हो और तुम्हारे स्टैट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, तुमको पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। सिस्टम पैनल पे एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे लेवल अप के कारण तुम्हें 2 और स्टैट पॉइंट मिले हैं, तो तुम इसको कहां ज्वाइन करना चाहते हो। देन अपना हीरो कहता है इसे इंटेलिजेंस में डाल दो, और वो भी सोचता है अभी के लिए मैं सिर्फ हीलिंग और माना रिस्टोरिंग ही कर सकता हूं, तो मैं अपनी इंटेलिजेंस को ही बढ़ाऊंगा ताकि मैं अपने कॉम्बैक्ट में ज्यादा अपने फुल पावर से फाइट कर सकूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ प्रिंसिपल को भी शायद से सब कुछ पता चल गया है और वो भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है इम्पॉसिबल, क्या इसको पता नहीं है, क्या सारे टीचर्स ने इसको बताया नहीं, ये फॉरबिडन जोन में क्यों जा रहा है। जब तक वो मरना नहीं चाहता वो फॉरबिडन जोन में जानबूझ के तो नहीं जाएगा, तो इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है, या तो इसका लेजेंडरी टीयर टैलेंट है या फिर उससे भी हाई है। ये तो कितने शेम की बात है, जब तक वो खुद रिवील नहीं करता तब तक मुझे खुद पब्लिक में एक नए और प्रॉमिसिंग टैलेंट को ही ढूंढना पड़ेगा। आई होप वो जिंदा वापस आ जाए। यहाँ पे चिंता कर रहे होते हैं, पर उनके बगल वाले टीचर इनसे कहते हैं तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, चलो हम एक शर्त लगाते हैं, मैं कहता हूँ ये बच्चा ना सिर्फ जिंदा वापस आएगा बल्कि ये हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के वापस आएगा। इन्हीं के बगल वाला टीचर बोलता है तुम तो पहले उस लड़की में थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे ना, हाँ फिर तुम इसकी तरफ क्यों देखने लगे। एंड देन हमें इन लोगों का भी सीन दिखाया था, यहाँ पे लड़की भी इससे फाइट करी होती है सुमुमु। एंड देन वो टीचर कंटिन्यू करता है वैसे इसके थॉट्स तो बहुत ज़्यादा हाई एंड माइटी हैं, पर इसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है। फिर हमें यहाँ इन लड़कियों की फाइट को भी दिखाया जाता है। ये लड़की फॉरेस्ट नोवा नाम के स्पेल का यूज करती है और बहुत सारी आइस जाके एक वुल्फ को खत्म ही कर देती है, पर तभी वो लड़की नोटिस करती है कि वहां पर और भी वुल्फ्स आ रहे हैं और एकदम से वो भागने लग जाती है उन दोनों लड़कियों को खींच के, और वो भी सोचता है तो भागना पड़ेगा, इतने सारे वुल्फ्स आ रहे हैं, और वो मन में सोचती है मेरी गॉडेस वाली इमेज एक झटके में खत्म हो गई। फिर वो थोड़ी देर भाग के एक जगह पे रुक जाती है और वो कहती है तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना। फिर तभी वो अपनी बायोनिक टीयर वाले टैलेंट का यूज करते हैं, उसकी 2 कॉपीज बन जाती हैं और फिर से वो एक फ्रॉस्ट नोवा स्पेल का यूज करती है और उन वुल्फ्स को भी मार देती है, एक झटके में वो सारे मर जाते हैं। उसमें भी एक कार्टून वाला फेस बना के वो कहती है हाँ ठीक है अब सेफ है यहाँ पर। फिर यहाँ पे हेडमास्टर भी हंसते हुए कहता है हा ये देखो अच्छा ही था ना, ये मैंने तो पहले कहा था ये लड़की भी अच्छी है। फिर यहाँ पीछे वो बंदा कहता है हाँ थोड़ी बहुत टैलेंट होने से ही कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास स्किल्स भी होना जरूरी है अनलेस। फिर हमारा सीन चेंज होता है और एक में खरगोश दिखाया जाता है और वो एक खरगोश एकदम से थोड़ा चौंक जाता है, वहां पे एकदम से एक वुल्फ की डेड बॉडी आके गिर जाती है और हमारा हीरो भी शान से चलता हुआ आ रहा था वहां से। फिलिनी कहता है
ये स्पीड तो मैंने सोची थी, अगर मैं बस थोड़े बहुत वुल्फ्स को और मार दूंगा बस मैं लेवल 4 तक पहुंच जाऊंगा। एंड देन इसको पीछे से कोई आहट से फील होती है और वो भी सोचता है क्या ये वही है। फिर तभी थोड़ी घास को साइड करते हुए देखता है, ये वो देखता है, ये हाँ ये तो वुल्फ किंग, ये डार्क डिसेंडेंट वुल्फ किंग। फिर हमें इसके पूरे इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है और ये पूरे बहुत सारे भेड़ियों से घिरा हुआ था। एंड देन हमें इसके पूरे इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है, तुम लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। पर तभी अपना हीरो कहता है हमने जब टेक्स्ट बुक में पढ़ा था ये तो एकदम एक टाबू था, मतलब इसका नाम भी नहीं लिया जा सकता था अपनी क्लास में। और हमें बताया जाता है कि इसने बहुत सारे प्रॉमिसिंग टैलेंट्स, बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऐसी इंजरीज दी हैं कि वो पूरी लाइफ टाइम इसे सस्टेंस नहीं कर पाए, और बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स को तो मार भी दिया है। तब से इस जगह को फॉरबिडन लैंड का आने जाने लगा था। अब मैं देखना चाहूंगा इसके अंदर आखिर कितनी ताकत है मेरे मिथिकल टैलेंट के सामने। इन जंगली भेड़ियों को देख के ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही इस वुल्फ किंग के आगे पीछे घूमते रहते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये टाइम टू टाइम भी अकेले घूमते रहते हैं ताकि ये अपनी नीड्स को भी फुलफिल कर सकें। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही थोड़ी देर में वापस आ जाते हो, ये थोड़ी देर के लिए चक्कर वक्कर भी काटते रहते हैं और यही टाइम हो सकता है कि मैं इन सबको एक एक करके मार सकूं। और हमें दिखाते हैं कि इसने एक वुल्फ की गर्दन वहीं पे ही तोड़ दी होती है और सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि ये मर चुका है। एट देन अपना एमसी भी सोचता है ये जंगली भेड़िए मेरे लिए ब्लड बैग से ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे जैसे मैं इनको मारता जाऊंगा मुझे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और मेरा लेवल अप होता जाएगा, जितने कम उसके सबऑर्डिनेट होंगे उतना ज्यादा मैं पावरफुल होता जाऊंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि थोड़ी देर तक वो ऐसे ही वुल्फ्स को मारता रहता है और उसका लेवल 4 तक हो जाता है। जैसे वो लेवल 4 तक होता है वुल्फ किंग भी नोटिस कर लेता है कि उसके सबऑर्डिनेट सारे मर चुके हैं, और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अपना हीरो कहता है ओह तो तुमने नोटिस कर लिया, पर ये कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई। फिर वो इस वुल्फ किंग के सामने आ जाता है और कहता है चलो अपनी बैटल भी अब शुरू करते हैं। और हमें दिखाते हैं इस वुल्फ किंग के स्टैट्स, हेल्थ 2000, माइना 1000, अटैक 500, डिफेंस 200, मतलब ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, 5th लेवल का ही है पर फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल है। इन स्टैट को देख के अपना हीरो भी कहता है वो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग अमाउंट ऑफ हेल्थ है और इसका अटैक और एट्रीब्यूट्स भी कितने ज्यादा है, अगर कोई नया चैलेंजर आएगा तो आसानी से एक हिट में ही मारा जाएगा वो, या फिर खेलते खेलते ही मारा जाएगा इस वुल्फ के साथ। ऑर्डिनरी वाइल्ड वुल्फ से कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी वाइल्ड वुल्फ के मुकाबले ये 50 गुना ज्यादा है। हाँ पर तभी वो उस एकदम से इसके ऊपर हमला कर देता है और वो एक खतरनाक सा अटैक करके निकल जाता है, पर अपने हीरो के वो से तो ग्रीन लाइट निकल रही होती है हीलिंग की। देन अपना हीरो कहता है तो तुम्हारे मसाज के लिए थैंक यू, अब मेरी मसल्स को और अच्छा लग रहा है। फिर अपना हीरो भी सोचता है सच में ये गॉड लेवल टैलेंट तो कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं तो बस खड़ा हुआ हूँ और इस वुल्फ किंग के अटैक्स मेरे ऊपर उल्टा हीलिंग किए जा रहे हैं, मेरा माना रिकवर किए जा रहे हैं, जैसे मैं पूरा रिकवर हो जाऊंगा मैं खड़े खड़े इसे अपने फुल पावर अटैक के साथ मार दूंगा। और तभी हमें दिखाते हैं इसकी हीलिंग कूल डाउन खत्म हो चुकी है और ये उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो वुल्फ भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्राउल करता है। फिर वो एक बेसिक क्लॉ अटैक करता है अपने हीरो के ऊपर, जिसे अपना हीरो भी बहुत ज्यादा हैरानी से डॉज कर लेता है। और यहाँ पे वुल्फ भी थोड़ी सी स्माइल दे रहा होता है खतरनाक तरीके से। अपना हीरो कहता है क्या तुमने मेरी वीकनेस का पता लगा लिया, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। यहाँ ये वुल्फ किंग अब गुस्से के मारे अपना सारा ऑरा रिलीज करने लगता है, सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि अब डार्क डिसेंडेंट वुल्फ किंग बिजर्क हो जा रहा है। और यहाँ पे अपना हीरो सोचता है क्या ये बिजर्क जा रहा है, अगर ये वुल्फ से घिरा हुआ होता तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता था, पर कितने शर्म की बात है तुम अब अकेले हो। देन वो अपना हीलिंग अटैक का यूज करने लगता है क्योंकि उसका कूलडाउन खत्म हो चुका होता है और हमें जोरदार लाइट की बीम दिखाई जाती है जिसके अंदर वो सीधा ही मारा जाता है वो वुल्फ किंग। और यहाँ सिस्टम में नोटिफाई कर देता है कि तुमने डार्क डिसेंडेंट वुल्फ किंग को मार दिया है, तुम्हें 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और तुम्हारे सारे रिवॉर्ड्स भी अभी काउंट किए जा रहे हैं, तुम लेवल 5 तक पहुंच चुके हो। फिर यहाँ रिवॉर्ड के तौर पे इसे एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट मिलती है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुमने बिना कोई डैमेज डील किए इस डंजन के सारे हिडन एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए तुम्हें SSS रेटिंग दी जाती है। देन अपना हीरो भी ये देख के सोचता है वाओ मुझे SSS रेटिंग मिली, अगर मैं थोड़ा सा भी डैमेज डील करता तो क्या मुझे SSS रेटिंग नहीं मिलती। और यहाँ इस SSS रेटिंग के तौर पे इसको एक और सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी दी जाती है। और बाहर हमारा सीन चेंज होता है, लीडर बोर्ड पे भी दिखाया जाता है कि किसी ने SSS रेटिंग को अचीव किया है। और यहाँ पे बच्चे सोच रहे होते हैं क्या SSS रेटिंग ये कोई कैसे ही कर सकता है, ये तो कभी पूरे हिस्ट्री में ही कभी नहीं हुआ है, क्या हम हिस्ट्री को दोबारा बनते हुए देख रहे हैं। फिर प्रिंसिपल भी बहुत शौक हो जाता है और वह भी कहता है क्या कभी ना देखी गई और सबसे यूनिक रेटिंग SSS रेटिंग, वो भी इस डंजन के अंदर, वो भी सारे एलिमेंट्स, सारे हिडन एलिमेंट्स को कंप्लीट किया है इसने। मैं अगर ध्यान से सोचूं तो सिर्फ लीनिया ही गया था ना फॉरबिडन लैंड के अंदर तो। और यहाँ उनके बगल में खड़ा हुआ टीचर भी बहुत हैरान हो जाते हैं, उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है और वो भी सोचता है क्या हिडन रेटिंग को भी सारी कंप्लीट किया है इसने SSS। अगर SSS किसी को अचीव करना है तो बिना कोई डैमेज खाए उसको पूरा डंजन कंप्लीट करना है, पर ये कैसे ही कर सकता है कोई प्रीस्ट। और इसके लिए सॉरी मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर जो अपने हीरो ने कोई डैमेज डील नहीं किया है इसीलिए उसको SSS रेटिंग मिली है, पर असल में उसे कोई डैमेज नहीं पड़ा पूरे डंजन के अंदर, इसीलिए उसको SSS रेटिंग मिली है।
इस अचीवमेंट को देख के सुमो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो भी सोचती है क्या एसएसएस रैंक रेटिंग, मेरे पास तो बस ए रैंक की रेटिंग है, उसमें भी मेरी जान हलक में आ गई थी और ये कितनी ज़्यादा खतरनाक होती होगी। वैसे ये डंजन इतना ज़्यादा खतरनाक है, मैं सोच रहा हूँ कि लिनिया अभी क्या कर रहा होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लिनिया के पास जाते हैं और वो सब कुछ सारे रिवॉर्ड देखने के बाद कहता है ठीक है चलो अब मेरे लिए ट्रेजर चेस्ट को ओपन करो, चलो देखते हैं उसमें क्या मिलता है। तो पहली ट्रेजर चेस्ट ओपन होती है, उसमें से एक किताब जैसी कोई चीज़ निकलती है, उसकी डिटेल में हमें बताया जाता है तुमने अभी एक सिल्वर चेस्ट को ओपन किया है जिसके अंदर से तुम्हें एक सिल्वर रैंक की स्किल मिली है और उसके अंदर से एक सिल्वर रैंक का ही शैडो डैगर भी मिला है। ये रिवॉर्ड्स देख के लिनी भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी सोचता है सिल्वर रैंक की ये जो स्किल है ये तो मैं खुद ही लर्न करूंगा। देन वो स्किल को लर्न करता है, उसके अंदर से उसको डिवाइन हीलिंग की स्किल मिल जाती है। ये 50 माना पॉइंट कंज्यूम करती है, 20 सेकंड का कूलडाउन है और इफेक्ट के तौर पे ये तुम्हारे एलाइज की 100 एचपी हील करती है और 10 सेकंड तक 20-20 करके एचपी हील करती रहती है। पिलिनी इसके ऊपर हेवन एंड अर्थ रिवर्सल का यूज करता है जिसकी हेल्प से डिवाइन हीलिंग की स्किल कैटास्ट्रोफिक डिसेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके इफेक्ट की बात करें तो जब भी इसको यूज करेंगे तो 100 एचपी 10 मीटर की रेंज में जितने भी एनिमी है उनकी खत्म होती है और 20 एचपी कम होती रहेगी 10 सेकंड तक। इसके साथ साथ ब्लड लॉस का इफेक्ट भी ऐड होता है और ये 45 माना पॉइंट कंज्यूम करेगी और 20 सेकंड का इसका कूल डाउन भी है। ये फिर देखने के बाद लिनियो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी सोचता है वाह इस बार भले ही माना कंजप्शन बहुत ज्यादा है और इसका कूलडाउन भी अच्छा है लेकिन ये बस अर्ली स्टेज में ही थोड़ा सा दिक्कत देगा, पर आगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और वैसे भी इतना खतरनाक ग्रुप अटैक डैमेज ये तो मेरी अर्ली स्टेज के लिए अल्टीमेट स्किल भी हो सकती है और मेरी क्लैरिटी स्किल के साथ कंबाइन करके यूज करूँ तो ये मेरे कूलडाउन वाली चीजों को बहुत ज्यादा कम कर देगी। और इस डैगर की बात करें तो इसे मैं किसी अमीर लौंडे को बेच सकता हूँ, इससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। हमेशा मैं अंकल आंटी के पैसों पे टिका हुआ नहीं रह सकता, उन्होंने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुम्हें 5 फ्री स्टेट पॉइंट भी मिले हैं। देन अपना ये सोचता है ये तो असली रिवॉर्ड है मेरे लिए। एंड देन वो बताता है कि ये स्टेट पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब तुम लेवल अप करते हो, वो भी बस 2 ही मिलते हैं और अगर तुम्हें और स्टेट पॉइंट चाहिए तो तुम्हें हिडन डंजन्स में जाना पड़ेगा, उसमें जीतने पे तुम्हें मिलेंगे या फिर तुम्हें कोई हिडन ट्रेजर चेस्ट खोलनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है तुम्हें स्टेट पॉइंट मिलने का, इसीलिए ये बहुत रेयर भी होते हैं। और वो हमें बताता है जब तक तुम कोई डंजन की रेटिंग में एस रैंक या उससे ज्यादा नहीं करते हो तो तुम्हें कोई एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिलता और एस रैंक रेटिंग जब अचीव करोगे तभी तुम्हें 5 स्टेट पॉइंट मिलेंगे। देन वो कहता है ये 5 स्टेट पॉइंट जाएंगे मेरी इंटेलिजेंस में। एंड देन वो सोचता है मैं बनूंगा अब इस दुनिया का सबसे खतरनाक मेज और सबसे वायलेंट प्रीस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का सफर मेरा अब से शुरू होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम बाहर का सीन दिखाते हैं और वहाँ बच्चे बात करने लगे होते हैं देखो वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बाहर आ रही है और हमें दिखता है कि ये तो वही पोर्टल है जहां से अपना हीरो बाहर आने वाला है। सब लोग यहाँ पे चीयर्स करने लग जाते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम यहाँ पे आ रही है, पर तभी अपना हीरो लिनी यहाँ से बाहर निकलता है। लोग सोचने लगते हैं क्या लिनी है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लोग बात करने लग जाते हैं कि ये अकेले क्यों है, पर अपने हीरो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और लोग बात कर रहे होते हैं शायद इसकी टीम अब भी वहां पे लूट कलेक्ट कर रही होगी। और वो लोग भी कहने लगे होते हैं मुझे भी लगना है कि एस रैंक रेटिंग में क्या ही रिवॉर्ड्स मिलते होंगे। और तभी यहाँ पे सुमु मुमु आती है और वो भी कहता है सिली लिनी ये तुम थे क्या, पर तभी ये ताना कसने वाले लोग भी जाते हैं, ये लोग फालतू में एक प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। देन ये भी कहता है हे क्या एसएस रैंकिंग मैं अगर बोलूं तो ये तो बस अकेले ही गया था ना सुमु, तुम कुछ ज्यादा ही इसको ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो, अगर ये अकेले ही गया था तो इसके पास तो बहुत सारी चीजें भी होनी चाहिए ना। और यहाँ पर ये बहुत सारे हंसने लग जाते हैं, अपने हीरो को मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर अपना हीरो इनको इग्नोर करके वो सब लोगों से बोलता है हे क्या हमारे दोस्तों में से कोई है जिसने असेसन क्लास को चूज किया हो, मेरे पास एक सिल्वर टीयर का डैगर है, तुम चाहो तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ, अगर कोई इस डैगर में इंटरेस्टेड है तो बाहर आ सकता है। ये सुन के तो ये ताने कसने वाले लोग बिल्कुल चुप रह जाते हैं और यहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं क्या सिल्वर टीयर का डैगर, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उसकी बोली लगाने लग जाते हैं। कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 20,000, 30,000 और यहाँ पे रेटिंग बढ़ती जा रही होती है। तभी एक और बंदा और भी ज्यादा बढ़ा के 50,000 भी कर देता है। देन अपना हीरो भी सोचता है क्या 50,000 ये तो अच्छा प्राइस लग रहा है मुझे एक सिल्वर टीयर डैगर के लिए। देन वो कहता है 50,000 एक, 50,000 दो, और तो भी ये पीछे से एक और आवाज आती है 1 लाख। ये है एक असली अमीर जादी और इसे देख के सारे लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो भी सोचते हैं एक एवरेज फैमिली की इनकम होती है 10,000 एक महीने के लिए, और ये अगर जो प्राइस दिए 1 लाख अलायंस कॉइन ये होते हैं पूरे 10 साल की उनकी इनकम। ये तो कितनी ज्यादा ही अमीर लड़की है, ये तो कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस नहीं है। देन अपना हीरो भी सोचता है, एक स्माइल देता है, वो भी कहता है हाँ 1 लाख तो थोड़ा ज्यादा प्राइस है लेकिन इस प्रीमियम डैगर के लिए ये एक परफेक्ट प्राइस है। देन वो ड्रैगन निकालते हुए कहता है ठीक है तो ये डील हुई।
फेल होने के बाद भी बच्चों की नज़र लिनिये पे से हटती नहीं है। ये लोग भी उसके पास आते हुए पूछने लग जाते हैं, हे लिनिये तुम किस लेवल पे हो? लिनिये भी बताता है मैं 5th लेवल पे हूँ। ये लोग पूछने लग जाते हैं, तो बताओ आखिर तुमने किस टीम के साथ टीम अप किया था? क्या तुमने इस डंजन को सोलो ही क्लियर किया है? तो हमें बताओ, क्या तुम्ही वो बच्चे हो जिसने एसएसएस रैंकिंग को अचीव किया है? हमें भी बताओ, जल्दी सिखाओ हमें भी, तुमने ये कैसे अचीव किया? ये सब यहाँ बकवास कर रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सर को भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये भी कहते हैं, इस बच्चे को देख के ऐसा नहीं लगता कि इसने किसी टीम के साथ टीम अप किया है। देन वो दूसरा टीचर भी कहता है, हाँ वैसे हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी इससे अच्छी फीट को अचीव नहीं कर पाया, ये तो मुझे भी इम्पॉसिबल लग रहा है। तीसरा टीचर कहता है, हाँ ये सब तो हो ही सकता है, इसने कि डंजन में कोई टीम मिल गई होगी, उन्हीं के साथ मिलके इसने डंजन को क्लियर किया होगा, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट कर सके एसएसएस रैंक रेटिंग, वो भी अकेले। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ एसएसएस रैंक रेटिंग को अचीव करने के लिए बिना कोई डैमेज लिए पूरा डंजन क्लियर करना पड़ता है। ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा लकी होगा। अभी के टाइम पे जो टॉप रैंक के न्यूबी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अचीव नहीं कर सकते। एंड देन हमें नीचे भी दिखाया जाता है, सीन चेंज होके आता है कि सारे बच्चों ने लिनिये को घेर रखा होता है, और यहाँ पीछे जो टीम अपने लिनिये को ताने कस रही होती है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग भी सोचते हैं कि अब भी हमें इस बच्चे को परेशान करना चाहिए, पर इस बंदे को तो कुछ समझ में नहीं आता। ये भी कहता है इस बच्चे ने जरूर किसी तरीके से चीटिंग की है, एक लो लेवल का प्लेयर कितना ही आगे जा सकता है। फिर उसके साथ में साथी भी कहने लगे थे, हाँ हाँ इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लग ही रहा है इसने किसी तरीके से तो चीटिंग की ही है। डूड ठीक है, हम इसको जब भी ये नेक्स्ट टाइम हमें मिलेगा हम इसको एक अच्छा सा सबक सिखाएंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेस्ट अब खत्म होता है और आज से तुम लोग कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो, आज से तुम एक ट्रेनी प्रोफेशनल हो, और आज से 30 दिनों के बाद तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होने जा रहा है, द प्रोफेशनल टेस्ट। इसी टेस्ट में पता चलेगा कि तुम आगे चल के एक ऑर्डिनरी इंसान ही बन के रहोगे या फिर एक प्रोफेशनल बनोगे जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगा डीमन टाइड्स के अगेंस्ट। ये सब कुछ तुम्हारे आने वाले टेस्ट पे ही डिपेंड करेगा। तो तुम्हें अब ये स्कूल के द्वारा जो डंजन प्रोवाइड किए जाएंगे तुम्हें उनका अच्छा इस्तेमाल करना है, और एटलीस्ट लेवल 10 तक तो पहुंचना ही है 1 महीने के अंदर अंदर। ये अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद अपना हीरो मन में सोचता है, ये प्रोफेशनल टेस्ट टीम में ही कंप्लीट करना पड़ता है, और ये इसमें टीम कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे मेरी टीम का एक कैंडिडेट तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसके अपीयरेंस को देख के जज मत करो, देखने से ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा केपेबल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर रियलिटी में इसी को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत क्लमजी और सिंपल माइंडेड लड़की है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, पर इससे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। ये कभी भी अपने ट्रू नेचर को छुपा ही नहीं पाती है। भले ही इसने कोई पावरफुल एबिलिटी अवेकन कर ली है, पर फिर भी मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यही तो अंकल आंटी और मैंने डिसाइड किया था, पहले जैसी ट्रेजेडी मैं अब कभी भी होने नहीं दूंगा। देन वो सुमू के पास आता है और कहता है, आज रात को हम लोग डिनर स्किप करने वाले हैं, हम किसी डंजन में चलेंगे अपना लेवल बढ़ाने के लिए। देन अपने ये सुन के तो सुमू भी थोड़ी सी शौक हो जाती है, पर वो भी कह देती है हाँ ठीक है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं उसी डंजन के पास, और हमें इस डंजन की डिटेल दिखाई जाती है। इसका नाम है स्टोन केव, लेवल है 3 to 6। डिफिकल्टी तुम खुद से सेट कर सकते हो। मीडियम स्केल की डिफिकल्टी के लिए भी 5 से 10 प्लेयर्स चाहिए हैं, और बाकी की डिटेल्स तुमको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। इस डंजन केव के बाहर हमें लिनिये और सुमू को भी दिखाते हैं। लिनिये इस डंजन की डिफिकल्टी को सेट कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें स्कॉर्पियन किंग को मारने में थोड़ी सा ध्यान देना पड़ेगा, उसके पॉइजन से पॉइजन मत हो जाना, और अगर तुमने इस स्कॉर्पियन किंग को एक टाइम के अंदर ही नहीं मारा तो ब्रिजर्क मोड में भी जा सकता है। फिलिन ये हार्ड डिफिकल्टी को सिलेक्ट कर लेता है, और वो भी कहता है यहाँ पे डंजन में अपनी तरफ से डिफिकल्टी को सेट कर सकते हैं। उसी से डिपेंड करेगा कि डंजन में जो मॉन्स्टर्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स कितने खतरनाक होने वाले हैं। जितने खतरनाक मॉन्स्टर उतने अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये देख के तो ये सुमू में बहुत हैरान हो जाती है, और भी कहती है क्या ये न्यूबी डंजन में हार्ड मोड सेलेक्ट किया तुमने? देन यहाँ लेनिये भी कहता है मुझ पे भरोसा रखो। देन यहाँ पे सुमू भी कहती है ऐसा नहीं है मैं तुम पे भरोसा नहीं करती, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। ये बस बिना कोई डैमेज लिए इस पूरे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, इससे तुम भी थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हो। पर अपना हीरो पीछे मुड़ के एकदम कूल अंदाज में कह देता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस डंजन में एक स्किपिंग क्लास मेथड भी है। फिर यहाँ पे लड़की भी बहुत हैरान होती है, वो भी एकदम क्यूट स्माइल करते हुए कहता है क्या मॉन्स्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं क्या स्किपिंग क्लास मेथड, ये तुम्हारे पास कैसे है? पर अपना हीरो भी बताता है कि यहाँ पे जो पहले जितने भी लोग आते थे वो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करते थे, उससे मैंने पास्ट में बहुत सारी कैलकुलेशन लगाई और बहुत से डंजन्स की एक स्किपिंग क्लास मेथड भी बनाई है। ये सुन के तो ये लड़की भी बहुत हैरान हो जाती है, वो भी सोचती है ये तो कितना इंप्रेसिव है, बस लोगों के एक्सपीरियंस को सुन के ही इसने इमेजिन कर लिया और एक रास्ता भी बना लिया। एक्चुअली पास्ट में मुझे पहले से ही पता था कि लिनिया अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा छुपा के रखता है, ये इतनी ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट करता रहता है कुछ ना कुछ, और हमेशा थ्योरेटिकल चीज़ों को स्टडी करता रहता है। ये इतनी स्टडी करता रहता था, इससे तो इसको टॉपर होना चाहिए था, पर हमेशा ये टेस्ट में बस नंबर पे ही पास होता था, एकदम बाउंड्री पे। लोगों को लगता था ये तो बस एक नॉर्मल सा बेवकूफ़ इंसान है जिसको कोई भी आसानी से बुली कर सकता है।
पर ये तो हमेशा अपनी ताकत को छुपा के रखता है। मतलब इस लड़की के पास भी थोड़े बहुत जजमेंट तो है। मतलब अपना हीरो इस लड़की की फालतू में ही चिंता करता रहता है। फिर ये भी कहता है, हे तुम कहाँ के सपने देख रही हो? तो ये लड़की भी शर्माते हुए कह देती है, हाँ मैं आ रही हूँ। एंड देन ये भी सोचती है, मुझे तो पक्का भरोसा है लिनिया के ऊपर, ये जरूर ह्यूमैनिटी का एक बहुत अच्छा सेवियर बनेगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसी केव के अंदर जाता है। फिलिनी और सुमो दोनों ही इस डंजन के अंदर टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं और सुमो भी सोचती है, वाह ये कितनी ज्यादा सुंदर है। पर लिनी ऐसे कह देती है, हे ये जंगली डंजन है, ये पुराने वाले डंजन से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो ध्यान देना। और अभी सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि तुम्हारी टीम में लोग बहुत कम है, तो तुम्हें दूसरी टीम के साथ ज्वाइन किया जा रहा है। और यहाँ पे लिनी भी सोचता है, क्या ये डंजन भी दूसरी टीम के साथ कंबाइन कर सकता है हम लोगों को? मतलब अब हमें सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही नहीं मारना है, बल्कि दूसरी टीम से भी ध्यान से मुकाबला भी करना है। तभी पीछे से एक आवाज आता है, एक धमाका होता है पीछे। इस खतरनाक से धमाके के बाद हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा है, पर यहाँ राइटर ने खून की जगह पानी बनाया हुआ है, पता नहीं कौन से नशे कर रहा है ये उड़ते हुए जाता है, दूर जाके किसी दीवार से टकराता है, उसके साथी भी इसके लिए बहुत चिंता करने लग जाता है। फिर ये दर्द से कराने लग जाता है, इसके मुंह से खून निकल रहा है और ये भी सोचता है, मुझे नहीं लगा था ये छोटे मोटे मॉब्स भी हमारी टीम को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। मैंने इस डंजन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। हमारा वाला पुराना डंजन तो इसके लेवल में कुछ भी नहीं है और इसका हार्ड मोड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। फिर हमें इसके सामने वाले पॉइजनस स्पाइडर के पूरे स्टेट्स भी दिखाए जाते हैं। पॉइजनस स्कॉर्पियन लेवल 3, स्ट्रेंथ 5, कॉन्स्टिट्यूशन 4, इंटेलिजेंस 2, स्पिरिट 3, एजिलिटी 5, एट्रीब्यूट सिल्वर। तुम लोगों को ये स्पाइडर जैसे भी लग रहे हो, मुझे तो ये बहुत कमजोर लग रहे हैं। इनके पास 3 स्किल हैं, पॉइजन, स्टिंग और बाइट और हार्डनिंग। और इसका इंट्रोडक्शन तुम लोगों को पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इन स्पाइडर को देख के सब लोग बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। हाँ भले ये कमजोर हैं, पर इनके जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लग रही है। ये सब लोग यहाँ पे कांप रहे हैं। यहाँ पे अपना हीरो भी इनके पास आया था और ये बंदा भी इसको नोटिस कर लेता है और वो इनसे हेल्प मांगने लग जाता है, हे लिनिए यहाँ पर और हमारी फाइट में मदद करो, तुम्हें हमारी अकेडमी की ट्रेटी को ज्यादा भूलना नहीं चाहिए। पर अपना हीरो तो एकदम चुपचाप इनको देखता है और फिर वो कहता है, खुद से फाइट करो। और हम तो चाहने लग जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं और पीछे से ये लोग अपने हीरो को गाली देने लग जाते हैं और वो कहता है, चलो इस रास्ते से चलना है हम लोगों को, यहाँ पे हमें ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे। भागते वक्त लिनिया कहता है, याद रखना ये सारे ही स्कॉर्पियंस पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। इन सब के पास मेले अटैक्स के तो बहुत सारी स्किल्स है, पर लॉन्ग रेंज कोई भी स्किल्स नहीं है। इनके पास कोई तरीके नहीं लॉन्ग रेंज में फाइट करने का। याद रखना मेरी कमांड्स को फॉलो करो और चुपचाप मेरी तरफ ही फॉलो करते हुए आ जाओ। और हाँ एक और चीज, इनके ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, तो इनके स्टिंग से तो बच के ही रहना, चुपचाप मेरे पीछे ही पीछे आते रहना। और हमें दिखाते हैं ये जहां से भी जा रहे थे नीचे पॉइजन पड़ा होता है और उसी पे चल के जा रहे होते हैं। ये लड़की कहती है, ठीक है मैं सब कुछ समझ गई। यहाँ पे लिनिया भी एक स्माइल के साथ कहता है, ओ एक और चीज, ये सारे स्कॉर्पियन साउंड को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और हमें दिखाते हैं कि सामने ही एक खतरनाक सा स्पाइडर आ चुका है और ये इनके ऊपर हमला करने ही जा रहा होता है। अरे मॉन्स्टर कुछ कर पाता है उससे पहले लिनी अपनी रेड टेक्निक का यूज करता है और खतरनाक तरीके से एक लाल कलर का स्लैश इसकी तरफ बढ़ा देता है और वो स्लैश जाके इसकी पूरी हेल्थ को खत्म ही कर देता है सीधा। और यहाँ पे मूमूस देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो भी सोचती कहती है, क्या ये तुम्हारा टैलेंट है? सो इसकी मदद से तुमने एसएसएस लेवल रेटिंग को अचीव किया है। पर अपना हीरो एकदम स्टाइल से कहता है, फिर वो हम सबको इस क्लास स्किपिंग मेथड के बारे में बताता है। वो बताता है हमें इसमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ता है जिसमें कम से कम मॉन्स्टर हो और आसानी से हम इसको बॉस मॉन्स्टर तक ले जा सकें। और इसमें ये एक तरीके का डंजन के बग की तरह ही होता है। तो देन वो इसके बाद आगे बढ़ने लग जाते हैं। सामने ही एक स्प्रिंग होता है और यहाँ अपना हीरो कहता है, एक ऐसा डंजन जहां पर सारे ही मॉन्स्टर्स पानी से बहुत डरते हैं और वहीं पे इतना अच्छा एक स्प्रिंग भी है। और फिर वो कहता है, इस स्प्रिंग का पानी बहुत साफ है, हम चाहे तो इसको पी भी सकते हैं और हमें इसे क्रॉस करना है इस स्प्रिंग को, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे लड़की भी इस स्प्रिंग को देखती है, पहले तो इसे कुछ गड़बड़ लगती है पर ये ज्यादा शक ना करते हुए सीधा चली जाती है। देन अपना हीरो आसानी से पहले क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे लड़की भी आसानी से इसको आ जाती है और ये अदाएं दिखाते हुए हाँफते हुए अपने हाथ कपड़ों को संवारने लग जाती है। पर अपने हीरो तो इसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है, वो बस एक पत्थर को देख रहा है, उसी को ही घूरे जा रहा है। एंड देन उसको कुछ गलत सा फील होने लग जाता है। पर तभी में दिखाता है जिस पत्थर पे लोग खड़े थे वो पूरे खिसकने लग जाता है और ये पूरे नदी के बीचों बीच चले जाता है। और तभी में बहुत सारी आंखें दिखाई जाती हैं और चारों तरफ से यहाँ पे बहुत सारी स्पाइडर्स आने लग जाती हैं। और यहाँ पे आता है एक खतरनाक सा स्पाइडर किंग और यहाँ पे इसने पूरी तरीके से इस लेक को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी ये बंदे भी पीछे से आ जाते हैं और वो भी सोचते हैं क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। ये लोग वहां पे पीछे से अच्छे से देखने लग जाते हैं, पर ये सारी स्पाइडर्स अपने हीरो और उसी की टीम को ही ताड़ रही होती हैं और उसी को ही खाने की फिराक में होती हैं। ये एक पानी के एकदम बीचों बीच है और यहाँ पे चारों तरफ
बहुत सारी स्पाइडर और उन स्पाइडर्स का किंग भी अपने हीरो के ऊपर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अपने हीरो को घेर लिया था और अपने हीरो तालाब के बीचों बीच फंस चुके थे और चारों तरफ से इन मॉन्स्टर्स ने इन लोगों को घेर लिया था। इनके क्लासमेट भी ये सब देखते हैं पर वो इनकी हेल्प करने के बारे में नहीं सोचते, पर अपना हीरो इन मॉन्स्टर को टॉन्ट मारने लगता है, आओ आओ मेरे पास आओ। पर तभी यहाँ पे ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं इससे। देन अपना हीरो अपना ऑरा रिलीज करता है और वो कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो अभी है मेरी चांस। फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके अंदर से एक खतरनाक सा डीमन टाइप फिगर निकलता है और वो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 5 मॉन्स्टर को मारा, फिर से होती है यहाँ पे तुमने 50 को मारा, फिर से होती है और तुमने 100 मॉन्स्टर्स को मार दिया है और तुम्हें 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। यहाँ पे इनके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो एक प्रीस्ट है, इसके पास इतना पावरफुल स्पेल कैसे हो सकता है? हमने तो एक ही मॉन्स्टर को हराने में इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, हमारी तो जान पे बनाई थी, ये तो इन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा अपने हीरो पे। ये भी कहते हैं क्या मतलब कि जिसने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो अपना हीरो ही था क्या? यहाँ सुमो भी अपनी पावर को रिलीज करती है और वो कहती है यहाँ से अब मेरे ऊपर छोड़ दो। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपने आइस स्पेल से बहुत सारे स्कॉर्पियंस को किल करने लग जाती है। नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 50 मॉन्स्टर को मारा है तो और तुम्हें 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुमने सारे पॉइजनस स्कॉर्पियन को मार दिया है। सुमो का लेवल 24 पे पहुंच चुका है और उसे एक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिला है। मुमू को दिखाते हैं वो भी लेवल अप कर रही होती है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो भी सोचती है क्या मेरा इतनी जल्दी लेवल अप हो गया? हमें इसके स्टैट भी दिखाए जाते हैं, तुम लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ लो क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल से स्टैट है, इतने भी पावरफुल नहीं है। बस इसका टैलेंट है बायोनिक टीयर का और इसके पास एक ही अटैक पावर है आइस स्पेल वाली। अब चूंकि सारे स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स मर चुके हैं तो अपना हीरो भी इस स्कॉर्पियन किंग की तरफ देखता है और वो देखता है कि अपने सारे सबॉर्डिनेट्स के मरने के बाद ये पानी में उतर आया है जहां पर सारे स्कॉर्पियंस पानी से डरते हैं, पर ये किंग लेवल का स्कॉर्पियन है तो इससे पानी से कोई ज्यादा डर नहीं लग रहा है और अब ये सीधा अपने हीरो की तरफ चार्ज करने के लिए बढ़ जाता है। फिर मुमू भी अपनी आइस स्पेल का यूज करती है इसके ऊपर और जो कि बस जाके 10-10 का ही डैमेज करते हैं। तो वो भी सोचती है क्या बस 10 पॉइंट का डैमेज, ये पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग तो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसका डिफेंस कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने एक भी गलती की तो हम तो बस। तो अभी अपना हीरो कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, इसका वीक पॉइंट इसके पेटों में लगी हुई है लाइफ कोर है, अगर हम इसके ऊपर हमला करें तो पढ़ते हुए दिखाते हैं कि वो स्कॉर्पियन ने एक पूंछ से हमला कर दिया था जिससे ये दोनों भी बाल बाल बचते हैं। और अपना हीरो एक पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसके स्टिंग को 2 हिस्सों में काट देता है। सुमो को दिखाते हैं वो भी पानी को जमाने लग जाती है ताकि वो यहाँ पे खड़े हो सके। अपना हीरो कहता है ऐसी आइस को फैलाती रहो ताकि हम अच्छे से खड़े हो पाए और वो एक पावरफुल लेजर से अटैक कर देता है। ये उसकी रेड टेक्निक इसको जाता है और ये पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग को 150 का डैमेज करता है। अपना हीरो भी सोचता है इसकी बॉडी तो कितनी ज्यादा हार्ड है। हमें दिखाते हैं कि अभी ये किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने ऐसे ही अटैक करने लग जाता है, कोई भी मूव करता है। अपने हीरो कहता है अब मूव की टर्न है। हमें दिखाते हैं बहुत सारी आइस निकलती है और वो उसके अटैक को यहीं पे फ्रीज कर देती है और तभी हमें दिखाते हैं अपने हीरो को मूव करने का टाइम मिल जाता है और वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जाके चढ़ा जाता है। और अपने हीरो कहता है जब ये कोई मूव करता है तभी अपनी बॉडी को हिलाता है और हमें उसका वीक पॉइंट तभी मिल सकता है। हमें दिखाते हैं वो एक पावरफुल से अटैक कर देता है जिससे उसके वीक पॉइंट को वो छेदते हुए लाइट निकल जाती है और वो सीधा 1000 का डैमेज करती है। मूवी भी सोचती है वो ये तो कितना ज्यादा औसम है। इसी के साथ सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग मर चुका है और तुम्हें 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, तुमने इस डंजन को कंप्लीट कर दिया है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सारे हिडन एलिमेंट्स को भी कंप्लीट किया है, सारे बॉस मॉन्स्टर को, सारे मॉन्स्टर्स को भी मारा है और तुम्हें पूरी जर्नी में एक भी बार पॉइजनस इंसेक्ट ने भी नहीं काट पाया और तुम कभी भी पॉइजनस भी नहीं हुए, इसीलिए तुम्हारी रेटिंग को अपग्रेड करके एस लेवल पे किया जाता है। तुम्हें एक गोल्डन चेस्ट मिलती है और 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपने हीरो भी लेवल अप करके लेवल 6 तक पहुंच गया, उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और हमें इसके स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। इसके स्टैट्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं और अब इसका जो अवेकन टैलेंट है वो हेवन एंड अर्थ रिवर्सल की जगह पे इसका नाम रख दिया है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। पर मैं इसको हेवन एंड अर्थ रिवर्सल ही बुलाऊंगा। इसके पास बहुत सी स्किल्स भी है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। चलो एक एक का नाम ले ही देता हूँ। सिंगल टारगेट स्पेल्स में देखें तो हीलिंग स्पेल है इसके पास और रेड टेक्निक है और सपोर्ट स्किल्स में देखें तो क्लैरिटी स्किल है और कन्फाइनमेंट स्किल है, मतलब कि जिससे वो चेंस निकाल के पकड़ता है वो वाली, और एक ग्रुप स्किल में डिवाइन थेरेपी और साइकोपैथ डिसेंड है। ये देख के अपना हीरो भी बहुत खुश लग रहा होता है और सुमो और ये दोनों भी अब इस डंडन से बाहर जाने लगते हैं क्योंकि अब इनका काम तो हो गया है। पर तभी पीछे से दिखाते हैं ये लोग इसके जो क्लासमेट होते हैं वो इनका नाम चिल्लाते हैं और ये इनसे भीख मांगने लग जाते हैं, प्लीज़ हमें अपने अंडर ले लो माय लॉर्ड, आप हमारी किसी भी बुरी बात का बुरा मत लगाना, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमें अपने अंडर ले लीजिए, हम आपके लिए कुत्ते भी बने, कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर अपना हीरो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए बस एक चीज़ कहता है, तुम सब लोग अभी जो कुछ भी आओ वो सब तुम अपने तक ही रखना, अगर इसमें से कोई एक बात भी बाहर फैली तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी और तुम लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे।
और ये दोनों धीरे धीरे करके यहाँ पे पिक्सल बाय पिक्सल टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। फिर ये लोग जब टेलीपोर्टेशन स्पेस में आते हैं तो अपना हीरो कहता है उस ट्रेजर चेस्ट को अभी ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पे और कोई देखने वाला है भी नहीं। तो ये लोग भी ओपन करने लग जाते हैं। ये वही ट्रेजर चेस्ट है जो इसको रिवॉर्ड में मिली है डंजन क्लियर करने पे। देन दोनों इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करते हैं और हमें पहले इसको मिलती है एक ग्रोथ टाइप स्किल पॉइजन बबल। ये मेज क्लास के लोग ही एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। एंड देन इनको मिलते हैं एक कुछ जूते, मतलब कि एक विंड बूट्स है और ये डिवाइन रैंक का इक्विपमेंट है। और फिर इसको मिलती है एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट हंटिंग स्वॉर्ड और एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट एमरल्ड रिंग मिलती है और 5 फ्री इक्विपमेंट पॉइंट मिलते हैं, मतलब एट्रीब्यूट पॉइंट्स। फिर हमें सेपरेटली इन इक्विपमेंट की विंडोज को दिखाते हैं और इनके पूरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स को भी दिखाते हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इन इक्विपमेंट्स के पास जो स्किल्स होती है वो तो और भी ज़्यादा शानदार होती है। अब मैं इनको पढ़ के नहीं बताऊंगा, तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ये है यहीं पे। बस मैं तुम लोगों को इतना बता सकता हूँ कि ये SSS रेटिंग की वजह से इनको इतने अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। और ये दोनों भी बहुत हैरान हो गए होते हैं, इनको भी पता नहीं चलता कि गोल्ड रैंक के इक्विपमेंट्स भी मिले। पर अपना हीरो कहता है हाँ वो सब तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बिगिनर रैंक के डंजन में यही सबसे बेस्ट लूट जो मिल सकती है वो है। और सबसे बेस्ट है ये सिल्वर टीयर की रिंग। ये इस रिंग को हाथ में लेते हुए कहता है भले ये एक सिल्वर टीयर का इक्विपमेंट है पर ये किसी भी स्किल का कूलडाउन को कम करता है। अगर इसको मैं ऑक्शन में डालूं तो ये तो मिलियंस में भी जा सकता है, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा ये। तेनी इस स्किल को इसको देते हुए कहता है ये स्किल बुक मेजर्स के लिए है तो इसे तुम यूज करो। तो ये लड़की कहती है ये तो गोल्ड रैंक स्किल पॉइजन वाली है और लेकिन मैं तो आइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं अपने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर चुकी हूँ तो मैं सिर्फ आइस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर तभी लड़की कुछ नोटिस करती है, एक सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है एक हिडन टैलेंट एक्टिवेट कर लिया है तुमने 5 एलिमेंट मास्टर का, जिसमें से 2 आउट ऑफ 5 प्रोग्रेस हो चुकी है। तो ये लड़की भी सोचती है हाँ ये कैसे हुआ? इस लड़की के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है। ये लड़की कहती है 5 एलिमेंट मास्टर, मैंने तो इसके बारे में कभी किसी से नहीं सुना, मैंने तो ये भी नहीं सुना एक टैलेंट अवेकनिंग के बाद किसी स्किल की वजह से कोई अपना टैलेंट कैसे इवॉल्व कर सकता है। अपना हीरो कहता है इंटरेस्टिंग। अपना हीरो कहता है अब ऐसा लगता है कि एक स्किल बुक से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 5 एलिमेंट की सारी स्किल्स बुक्स और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्किल्स चाहिए होंगी ताकि तुम अपने टैलेंट के कुछ अच्छे गेम्स को एक्टिवेट कर सको। अभी तो 2 आउट ऑफ 5 ही है, अगर तुमने 5 आउट ऑफ 5 कर लिए तो हो सकता है कि कुछ और भी अच्छा हिडन रिवॉर्ड मिले तुम्हें। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए तुम्हें इसे छुपा के रखना चाहिए ताकि टाइम आने पे तुम इसे बाकियों के सामने एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लड़की भी कहती है हाँ अब तो मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड आ गया है तो मैं इसे छुपा के रखूंगी, चलो अब चलते हैं, अब टाइम हो गया है। देन ये लोग एक पोर्टल के थ्रू बाहर जाने लगते हैं। ये लड़की पूछती है बाय द वे तुमने अपने 5 फ्री स्टेट पॉइंट को कहाँ यूज किया है, क्या होगा और तुम मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दो। तो अपना हीरो कहता है हाँ मेरा रास्ता मेरा खुद का है, ये तुम्हें सूट नहीं करेगा। तो लड़की कहती है चलो ठीक है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम बाहर आ जाते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं इस डंजन में कितना ज्यादा खतरा है, यहाँ के स्कॉर्पियन कितने ज्यादा पावरफुल है, मैं तो एक के ही सामने भी नहीं टिपका है, कितना ज्यादा घटिया से डंजन है, इतना पावरफुल डंजन न्यूबीज के लिए कैसे हो सकता है। ये सब लोग इस डंजन के बारे में बात कर रहे थे। अपने हीरो और लड़की भी बाहर आ जाती है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग पहचान जाते हैं उनकी सुमुमु है, पर ये लड़के ये नहीं सोच पाते कि उसके बगल में वो लड़का क्या होना है। तो ये लोग फालतू के रूमर्स बनाने लगते हैं। पर तभी हम दिखाते हैं कि एक सुपर कार इनके सामने आती है। लड़के भी देखते हैं क्या इतनी पावरफुल कार है, इतनी मस्त लग रही है। और इसके अंदर से 2 लोग निकलते हैं। एक लड़का जो आ रहा होता है वो कहता है लाओ त्सो, तुमने तो बताया था ये वो लड़की है जो उसने लेजेंडरी क्लास को अवेकन किया। ये यहाँ से देखने से तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। पीछे से उसका वो लाओ भी बोलता है और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। हमें मुंह को दिखाते हैं, वो अपने हीरो को खींचने लग जाती है और वो कहती है ठीक है अपना काम हो गया तो अब जल्दी से निकलो यहाँ से। तो अपना हीरो कहता है क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। मुंह में कहती है मुझे इस तरह के लोगों से नफरत है। फिर वही लड़की अपने मन में सोचती है ये ऐसा लड़का है जो अपनी फैमिली के पैसों पर रोब झाड़ता है और छोटे मोटे लोगों को परेशान करता है और जीनियस और टैलेंटेड लोगों को हायर करता है ताकि डंजन्स पे कब्जा कर सके। अपने फैमिली के पैसों से ये सबसे ज्यादा घटिया से काम करता रहता है और ये चारों तरफ लड़कियों के साथ ही घूमता रहता है और छोटे घरों की लड़कियों को और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। पर तभी लड़का मुंह के सामने आता है और वो कहता है अरे दोस्तों जरा रुको तो सही। फिर ये बंदा अपने बेकार से चेहरे पे छपरियों वाली स्माइल लाते हुए कहता है ओ डियर ब्यूटी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम हुआन साओफेंग है। ये हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ता है, पीछे सब लोग बात करने लग जाते हैं क्योंकि ये हुआंग ग्रुप का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब हेयर है, हाँ मतलब वो हेयर नहीं होता, तुम लोगों को पता है, अब मैं नहीं बताऊंगा उत्तराधिकारी क्या होता है, ठीक है, होने वाला ओनर। यहाँ पे ये हैंड आगे बढ़ा जाता है, पीछे सब लोग इसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। कुछ लोग बुराइयां भी कर रहे होते हैं क्योंकि ऐसे रूमर्स थे कि इस बंदे ने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब की है। पर यहाँ पे ये बंदा अपने आप को मेन कैरेक्टर समझ रहा होता है। ये घटिया स्माइल देते हुए सोचता है हाँ मैं कहीं भी चला जाऊँ मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन होता हूँ, मतलब सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे होते हैं। मुमू ने भी इसके ये रूमर सुने हुए होते हैं। वो सीधा अपने हीरो के पीछे छुप जाती है और वो कहती है नहीं मेरे पास अपना बॉयफ्रेंड है। अपने हीरो को समझ में नहीं आता है क्योंकि उसने इसके बारे में कोई भी रूमर्स नहीं सुने होते हैं। पीछे से हुआंग भी कहता है हाँ क्या हो, मन में सोचता है इसने तो कितने सस्ते क्वालिटी के कपड़े पहने, ये अगर इस लड़की के साथ रहेगा तो ऐसा ही लगेगा भैंस के गोबर में कोई फ्लावर उग रहा है। अपना हीरो मुंह से कहता है मिस तुम फिर से मुझे अपनी सील की तरह इस्तेमाल कर रही हो, मेरे ख्याल से तुम इस बंदे को जानती हो। हुआंग अपने हीरो को धक्का देने के
के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है ठीक है दफा हो जाए यहाँ से, पर अपने हीरो उसका हाथ वहीं पे झटक देता है। तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये कहता है इस लूजर की हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को हिट करने की। फिर वो एक मुक्का बना के इसको मारने के लगता है और वो कहता है तू तो मेरे एक मुक्के के भी लायक नहीं है। और हम देखते हैं कि इसने अपने मुक्के में अपनी वॉरियर स्किल चार्ज को भी एक्टिवेट किया होता है, पर अपना हीरो भी अपनी प्लंडर स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही उसका हाथ अपने हीरो से टकराता है उसकी सारी वो जो स्किल थी वो रिवर्स हो जाती है, उल्टा उसी को ही डैमेज पड़ जाता है। इससे तो वो भी बहुत हैरान हो जाता है, उसको जो बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाने लग जाता है ये कितना ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। इसके चेहरे पे भी बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। ये अपने दांत पीसते हुए कहता है तूने किस तरह की डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, पर अपने हीरो इनोसेंट बनते हुए कहता है क्या मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी मैं तो बस एक छोटा सा प्रीस्ट हूँ। वो एक स्माइल देते हुए कहता है यहाँ सभी लोगों ने देखा है, यहाँ स्किल का यूज सिर्फ तुमने ही किया है, मैंने तो किसी स्किल का यूज नहीं किया, डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा तो तुम ही ने किया होगा। पीछे से लोग भी बात कर रहे होते हैं अभी आखिर यहाँ पर हुआ क्या, या मिस्टर हुआंग ऐसे कैसे गिर गए। मुझे इसके बारे में खास कुछ पता तो नहीं है, पर लिनिये सच में ही एक प्रीस्ट है, उसके पास कोई डैमेज देने वाली स्किल तो नहीं होगी। पर यहाँ मूवी सोचती है क्या ये लिनिये का टैलेंट हो सकता है, पर ये बंदे को चैन नहीं आता, वो फिर से अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और इसको गाली देते हुए इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। पर होना क्या था, फिर से वही होता है और ये फिर से वही भी पसीने आने लग जाते हैं इसको, और ये नीचे जमीन पे लोटपोट करने लगता है और वो कहने लगता है तुम चीटिंग कर रहे हो। अपना हीरो भी सोचता है ये तो बस मेरे हीलिंग रिवर्सल का छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये स्किल बस डैमेज रिवर्स नहीं करती बल्कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। हमें दिखाते हैं ये तो नीचे पड़ा होता है, अपने हीरो ऊपर से खड़े खड़े इसको सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर था, मैंने तो अपनी आधी स्ट्रेंथ का भी यूज नहीं किया। फिर हुआंग मरियल सुअर की तरह चिल्ला रहा होता है तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे रिलीज कर, तेरी हिम्मत क्या, तूने छोटी सी फाइट में अपनी अवेकन स्किल का इस्तेमाल किया, तू जरूर अभी बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होगा ना, अभी भी टाइम है, जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने पे जा, मैं तुझे माफ करने के बारे में सोच भी सकता हूँ। पीछे लोग बात कर रहे होते हैं फाइटिंग के दौरान अपनी स्किल का यूज करना अवेकन के साथ ये तो फॉरबिडन है। फिर हुआंग के साथ जो बंदा आया था वो अपनी एनालिसिस करने लग जाता है, एक प्रीस्ट जिसने इस मोटी चमड़ी वाले जिसके पास बहुत से अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं उसको बस इंस्टेंटली हरा दिया। स्कूल फॉर्म पे भी लोग बात कर रहे थे कि लिनिये ने बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट्स को ऑक्शन किया था और ये लेवल 5 पे भी पहुंच गया है। डैम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तो अवेकनिंग का पहला ही दिन है और ऐसे ही कोई लेवल 5 तक कैसे ही पहुंच सकता है बस एक वाइल्ड डंजन से। देन लिनिये के पास आता है और वो आके कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज, हमारे यंग मास्टर को यहाँ पे आप माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तेनो मन में सोच रहा होता है लिनिये, मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना, पर ये इतने ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत तो नहीं हो सकते, इसने जरूर कोई स्ट्रॉन्ग टैलेंट को अवेकन किया है और उसके ऊपर से ये एक हिडन टैलेंट भी है। वैसे मैं भी इस हुआंग फैमिली के बंदे के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, पर ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे इसके साथ कोई रिलेशन रखना चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो हमको दिखा जाता है भाई राइटर की कुछ तो दुश्मनी है सुआंग बंदे से, पहले सुअर जैसी शक्ल लग रही थी अब कुत्ते जैसी लग रही है, ये ऐसी चिल्ला रहा होता है डैम तू ऐसे मुझसे माफी भी क्यों मांग रहा है, बस एक झटके में खत्म करना इसको, तेरे पास तो इतनी अच्छी पावर है, मारना इसको, जैसे फालतू में चिल्ला रहा होता है। पीछे से वो बंदा कहता है हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, वो अपने कुछ तो टेलिस्मैन निकालता है, तो ये सोचता है हे तू क्या कर रहा है हुआंग के ऊपर, जैसे ही कोई वो टेलिस्मैन लगता है वो सीधा ही हुआंग वहीं पे बेहोश सा हो जाता है। फिर ये हुआंग को उठा के अपने हीरो के पास आता है और ये बताता है कि ये हुआंग शाओफेंग है, यंग मास्टर है हुआंग ग्रुप का, और आज के इस इंसिडेंट को ये इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा, ये जरूर कुछ बंदे भेजेगा तुम्हें परेशानी खड़ी करने के लिए। तो अपना हीरो भी कहता है लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ये बंदा एक कार्ड निकालता है और वो कहता है तुम इस महीने के लिए प्लीज स्कूल मत आना, इस कार्ड में 50,000 रुपए, तुम इसको मेरी माफी की तरह ट्रीट कर सकते हो, अगर तुम्हें लेवलिंग अप में कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने लोगों के साथ कोई पीछे नहीं छूट जाओगे, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी इज्जत करोगे और इस बंदे को थोड़ा कुछ समय के लिए अवॉइड करोगे। पर अपने हीरो सीधे ही कह देता है इससे नहीं मुझे किसी ग्रेटिट्यूड की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मन में सोचता है ये बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है उसकी गलतियों पे, इवन ना ही ये उसकी गलतियों पे कोई जले पे नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है और उल्टा ये मुझे ही एड कर रहा है पैसे देके। अपना हीरो सीधे ही पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है जब तक कोई मुझे उंगली नहीं करता मैं भी उसे उंगली नहीं करता, इनफैक्ट मैं तो देखना चाहूंगा ये कितने बंदों को मेरे पीछे भेज सकता है। और वो मन में सोचता जाते हुए ये तो उल्टा टाइम पे ही आएगा, मैं अपनी कैटास्ट्रोफिक स्किल का भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, ये लोग घर पे आ गए होते हैं, यहाँ पे लिनिये ने अपनी इस डंजन की पूरी स्ट्रेटजी बना के यहाँ पे अपलोड कर दी थी 5,000 अलायंस कॉइन के लिए, और इसके प्रूफ के लिए इसने अपनी रिंग और स्वॉर्ड और उसकी स्किल बुक का फोटो भी डाल दी थी इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी ये उतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ था इसलिए अभी यहाँ पे थोड़े बहुत कमेंट्स आने लगते हैं। पहला बंदा बोलता है डैम ये एमरल्ड रिंग 10% कूल डाउन कर देती है किसी भी स्टेट के, ये तो बहुत ज्यादा इंसेन है। दूसरा बंदा बोलता है अगर ये एमरल्ड रिंग सेल पे है तो मुझे बताओ, मैं तो अपना घर भी बेच दूंगा इसे पाने के लिए। तीसरा वाला थोड़ा सा
शातिर दिमाग का होता है वो कहता है इस लेवल का डंजन डिफिकल्टी कोई स्पीड रन भी कर सकता है क्या, ये जरूर कोई स्कैम होगा और ये इमेजेस भी फेक होंगी। चौथा वाला कहता है 5000 अलायंस कॉइन बस एक स्ट्रेटजी कॉइन के लिए, तू क्या पागल मागल हो गया है क्या। ये कमेंट्स देख के मुंह थोड़ी सी उदास हो जाती है। वो लिनिये से कहती है लिनिये क्या ये स्ट्रेटजी गाइड ये प्रोफेशनल फॉर्म पे तुमने ज्यादा ही प्राइस में नहीं रख दी। यहाँ पे अपना हीरो कहता है ट्रस्ट में मोमो, यहाँ पे ये 5 फ्री स्टेट पॉइंट्स की बात है, कोई भी इसे रिफ्यूज तो कर ही नहीं सकता। फिर हमारा सीन चेंज होता है, कुछ लोग इसी डंजन को क्लियर करने के लिए आ गए थे, वो भी अपने फोन पर चेक कर रहे होते हैं कि ये स्टोन केव डंजन की जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एसएसएस रैंक की डिफिकल्टी में अगर तुम लोग करने जाओगे तो यहाँ पर टीम कोऑपरेशन तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा होता है। तो इन लोगों की नजर अपने हीरो की स्ट्रेटेजी गाइड पे भी जाती है। वो लोग भी सोचने लगते हैं ये थोड़ी महंगी तो है, क्या हमें ये बाय करनी चाहिए। तो उसके साथी कहने लगे थे भर में जाए पैसे, खरीद ले, एक बुक से कुछ नहीं हो रहा। उसकी साथी वाली लड़की भी कहती है आफ्टर ऑल इससे हमें 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये जो फोन चला रहा होता है ये बंदा कहता है हाँ ठीक है, वो देखो यहाँ पे किसी ने तो खरीदा है, चलो इसका कमेंट देखते हैं। हमारा सीन फिर से चेंज होता है, अपने हीरो के पास 2 और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी गाइड 2 लोगों ने खरीदी है। फिर 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बंदे ने सक्सेसफुली एसएसएस रैंक की रेटिंग के साथ इसे क्लियर कर लिया होता है। बहुत ही पॉजिटिव से रिस्पॉन्स मिलने लग जाते हैं और भी बहुत ज्यादा सेल बढ़ने लग जाती है इसकी और सब लोग एकदम जोश में आ जाते हैं। लोग इसकी गाइड को खरीद के बिल्कुल पागल हो रहे होते हैं। सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एसएसएस रैंक की रेटिंग के साथ इसको क्लियर कर लिया होता है। लिनिये की सेल हर मिनट तक बढ़ती ही जा रही होती है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ चलने लग जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन, मैं इसको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, रोने ही लग जाते हैं वो तो खुशी के मारे। इतनी ज्यादा खुशी इनसे संभली नहीं जा रही होती है। अपने हीरो की पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल चली जाती है। यहाँ मैं मुंह को भी दिखाता हूँ, वो तो पैसों से नहाने लग जाती है, वही उसकी भी आंखें बिल्कुल चमकने लग जाती है। वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और 100 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने तो सीधे ही 5 लाख रुपए कमा लिए, ये तो कितना ज्यादा अच्छा है। मतलब रुपए की बात नहीं हो रही, यहाँ अलायंस कॉइन की बात हो रही है। इन लोगों की कोई करेंसी होगी, 8 सालों पहले करेंसी तो डूबी गई होगी। 8 साल पहले ये सब शुरू हुआ था ना, तो अभी तक तो इनने नई अलायंस कॉइन नाम की करेंसी बना ली होगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ एक बंदा अपने हीरो की पोस्ट को देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, क्या तुम लोगों को इस पर्सन के बारे में कुछ पता चला। यहाँ पे इसके पीछे खड़े 2 बंदे भी कहते हैं नहीं अभी तो नहीं। इस बंदे ने ये पोस्ट अपलोड करने से पहले एंटी हैक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम इसकी इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा सकते, पर हमने इसकी आईपी एड्रेस से पता लगाया कि इसकी रफ लोकेशन जियांचिंग सिटी प्रोफेशनल एकेडमी के पास में है। तो ये बंदा भी एक अच्छी स्माइल देते हुए इन लोगों की तरफ मुड़ता है और वो कहता है मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनी है, इस एकेडमी कुछ तो अच्छा हुआ है इस साल। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को पता चलता है कि उसकी जो ग्रेट स्वॉर्ड है जो उसको ऐसे रिवॉर्ड में मिली थी हंटिंग स्वॉर्ड, उसका बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रहा है और एक बंदा तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है तुम्हारी इस ग्रेट स्वॉर्ड को खरीदने के लिए। तो अपना हीरो कहता है वाओ ये मेरी ग्रेट स्वॉर्ड इतनी जल्दी सोल्ड होने लग गई है। तो अपना हीरो भी उस बंदे को मैसेज करता है 80,000 अलायंस कॉइन ये फिक्स है और इसके अंदर कोई बार्गेनिंग नहीं होने वाली। तो बंदा कहता है ये तो बहुत सस्ती है बिग बॉस, क्या हम अभी इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अपना हीरो कहता है हाँ ये पॉसिबल तो है, मैं अभी तुमको डिलीवर भी कर दूंगा। ठीक है तो मुझे स्कूल डंजन एंट्रेंस के पास में मिलो। तो सामने से रिस्पॉन्स होता है ठीक है मैं वहां पे 3 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा, आप भी जल्दी जाओ। स्ट्रेट को भी सक्सेसफुली हो तो देख के मुंह बहुत ज्यादा खुश आती है। वो एक्साइटेडली कहती है लिनिये तुमने इसको भी इतनी अच्छे हाई प्राइस में बेच दिया, अब मैं ग्रेट स्वॉर्ड को भी इंक्लूड करूं तो 3 लाख का प्रॉफिट तुमने इससे भी कर लिया। तो अपना हीरो तो एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है हाँ ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बीच में ही था, मैंने तो ये पहले ही सोचा था क्योंकि अपना प्राइस रीजनेबल है यहाँ पे और अपना कंटेंट भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और कुछ लोग तो अपना फ्री प्रमोशन भी कर रहे हैं, पर अभी भी हमको बहुत सारे डंजन को क्लियर करना है। फिर अपना हीरो उसी ग्रेट स्वॉर्ड के बारे में सोचता है और वो कहता है सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट सच में अर्ली स्टेज के लिए तो अच्छे होते हैं पर इवेंचुअली इनको हमें रिप्लेस करना ही पड़ता है, भले तुम्हारे पास टॉप टियर के इक्विपमेंट ही क्यों ना हो, पर बिना किसी कॉम्बैट अवेयरनेस के बस तो मैं कैनन फोडर ही बन के रह जाते हो ट्रायल में। पीछे से मुंह कहती है लिनिये यहाँ पे टेस्ट के पहले का टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है और तुम तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कितने ज्यादा उत्सुक रहते थे, फिर तुम आज ये स्ट्रेटेजीज बना के पैसा कमाने के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। ये सुन के तो अपना हीरो पहले एकदम चुप रह जाता है, एक स्माइल देता है और वो हंसते हुए कहता है क्योंकि ये पैसे उन लोगों के लिए हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। फिर वो मन में सोचता है क्योंकि ये लोगों ने मुझे अब तक प्रोटेक्ट किया है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं थे तो मैंने फैमिली के साथ कैसे रहते हैं और उनके साथ रहने में कैसा लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर अपने हीरो पूरे 18 घंटों से इसी कंप्यूटर में गेमिंग खेल रहा है, वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि तुम 18 घंटों से खेल रहे हो। फिर यहाँ पे वो सोचता है पर इस बार मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहा हूँ और मैंने इस बार बहुत ज्यादा फैमिली के साथ एंजॉय किया है क्योंकि इस बार मेरे पास पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया और मुझे प्रोटेक्ट किया अपनी पूरी जिंदगी देके भी।
पर 10 साल बाद जब मैजिक टाइड खत्म हो गई, मेरे डिस्कस्टिंग रिलेटिव्स ने मुझे गर्म आलू की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। वो लोग चाहते थे कि मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ वही मैजिक टाइड में मारा जाता, ताकि इससे वो मेरी पेरेंट्स की इनहेरिटेंस जो छोड़ के गए थे वो खुद के अंदर डिवाइड कर लेते। हमें दिखाते हुए कैसे उसके रिलेटिव्स ने उसे पीटा होता है और वो लोग कैसे बात कर रहे होते हैं कि बस ये तो हमारे लिए एक कुत्ता है, बस हमारे लिए पैसे जमा करेगा और हम इसको तो मार देंगे, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे उसके डिस्कस्टिंग से रिलेटिव है भाई, बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बात कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। फिर इसी पास्ट को सोचते हुए कहता है पिछले टाइम में वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते थे, मैं बस उनसे बचना चाहता था, मैं बस अच्छे से पेट भर खाना खाना चाहता था, तो मैं उनसे और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता था, इसीलिए वहां से मैं भाग आया। उस समय मेरा प्लान था कि बस थोड़ा इनफ खाना कलेक्ट करना और किसी तरीके से सर्वाइव करना, फिर इनसे बदला भी लेना। पर उस समय मेरे अंकल आंट वहां पर आए और उन्होंने मुझे अपने साथ ही ले लिया और उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट किया जैसे मेरे खुद के पेरेंट्स ट्रीट करते हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे साथ अच्छे बॉन्ड बनाना शुरू किया, उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बात किया, हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसीलिए मैं उनके सामने अपने गार्ड को डाउन कर दिया और उन्होंने मेरे पेरेंट्स की इनहेरिटेंस भी बिना कुछ भी एक सिक्का भी लिए सारी की सारी मेरे ही लिए जमा कर ली और इसके लिए उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पूरे दिल से मेरी देखभाल भी की थी। और वो मेरे सो कॉल्ड रिलेटिव जो मेरे रिलेटिव होने का नाटक करते थे उनको भी अच्छी पनिशमेंट भी दिलाई उन्होंने कोर्ट से, जो वो डिजर्व करते थे। उनके बिना तो मैं अपनी स्टडीज़ को भी कंप्लीट नहीं कर पाता और ऐसी नॉर्मल लाइफ के बारे में तो भूल ही जाओ। हाँ, किसे ही पता अगर वो लोग वहाँ पे नहीं आए हुए होते तो मैं कितना ज़्यादा सफ़र करता। पर अब मैं सिंपली बताना चाहूँ तो मैं पैसा कमा रहा हूँ उन्हीं को रिपे करने के लिए और मैं स्ट्रांग भी बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इन 3 लोगों को प्रोटेक्ट भी करूँ और अपने पास्ट लाइफ के मिस्टेक को यहाँ पे दोबारा ना दोहराऊँ, अच्छे एलाइज और फ्रेंड्स बनाऊँ और अपनी हेल्थ की लाइफ को एंजॉय भी करूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई तो इसको हेलो करता है, अपना हीरो भी उस तरफ देखता है। हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाते हैं, वो भी एकदम क्यूट सी एक्ट कर रही होती है, वो एकदम बच्चों की तरह कहती है हेलो एक्सक्यूज मी, आप ही क्या बिग बॉस हो जो हंटिंग स्वॉर्ड को सेल कर रहे हो, मेरा नाम बाइजी है। इस देख के अपना हीरो कहता है क्या तुम वही स्टूडेंट मसलमैन ब्रोई हो, मैं या किसी और के हाथों से ट्रांजैक्शन नहीं करने वाला हूँ। तो ये लड़की भी थोड़ी सी घबरा जाती है, कहती है नहीं 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 ये सच में मसलमैन ब्रोई मैं ही हूँ, सॉरी बस मेरा वो फोन की बैटरी अभी अभी खत्म हो गई है। वो रोतली सी आवाज में कहती है वो सच में मैं ही हूँ मसलमैन ब्रो। ये देखिए तो अपना हीरो भी कंफ्यूज हो रहा होता है, वो कहता है हाँ इस फिजिक के साथ कोई ग्रेट शॉट स्टाइल को कैसे ही चला सकता है, क्या ये बच्ची कोई नेचुरली स्ट्रांग लड़की है और या फिर ये हो सकता है कि इसने अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को स्ट्रेंथ में ही लगा दिया है। इसे चेक करने के लिए वो अपनी इन्वेंटरी से उस ग्रेट शॉट को निकालता है और वो कहता है प्लीज अपनी इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करो, ये है इस हंटिंग शॉट के एट्रीब्यूट्स, एक बार ये यहाँ पे तुम ध्यान से देख लो, अगर इसका एक बार ट्रांजेक्शन हो गई तो ये वापस से रिटर्न नहीं होने वाली। वो इस ग्रेट शॉट को इसी की तरफ थ्रो कर देता है, ये देखिए लड़की भी तो एकदम से आसानी से देख लेती है इसको और ये उस ग्रेट शॉट को आसानी से एक हाथ से ही पकड़ लेती है और वही आसमान में करतब दिखाने लग जाती है, हैया हो करके करतब दिखा रही होती है। तो ये देख के तो अपना हीरो मन में सोचता है ऑल राइट, इस स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये सच में वो मसलमैन ब्रो है। ये लड़की तो इस ग्रेट शॉट से बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है बिग बॉस ये ग्रेट शॉट तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या आप श्योर हो कि आप इसको 80,000 में ही बेचना चाहते हो, ये एक सिल्वर टीयर के इक्विपमेंट है, इस बैच में से आप ही एक इकलौते बंदे हो जिसने ऐसी शॉट को निकाला है, क्या आपको इसको और ज्यादा महंगा नहीं बेचना चाहिए। मैंने बहुत सारे अराउंड मार्केट में भी पूछा है, वो भी बहुत ज्यादा महंगे दे रहे हैं, वो ओवर 200,000 में भी दे रहे हैं, आप इसको इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। तो अपना हीरो भी अपना सर खुजाते हुए कहता है हे क्या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बताया नहीं क्या सिल्वर टीयर के इक्विपमेंट का प्राइस क्या होता है। तो ये लड़की भी थोड़ा सोचती हुई कहती है हाँ मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा बुरी हूँ मैथ्स में, मुझे पैसों के कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा ध्यान से पता नहीं चलता। तो अपना हीरो हाथ बांध के थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है, वो मन में सोचता है ओ तो ये किसी अमीर कुत्ते की बच्ची है। देन वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने लग जाता है और वो कहता है अगली बार से ध्यान रखना कोई भी चीज खरीदे तो पहले उसके प्राइस को चेक कर लेना। तो ये लड़की भी कहती है थैंक यू बिग बॉस, मैं ये ध्यान रखूंगी। तो उसका सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है कि तुम्हें 80,000 अलायंस कॉइन रिसीव हुए हैं, अब तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस 1 मिलियन के पार जा चुका है, तुम एक गोल्डन कार्ड यूजर भी बन चुके हो, तो इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो। पीछे से वो लड़की थैंक यू करने लगती है इस ग्रेट शॉट को बाय करने के लिए। तो अपना हीरो कहता है हाँ इसके कोई जरूरत नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी, अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कहीं किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम फ्यूचर में मुझसे कॉन्टैक्ट कर ही सकती हो। तभी हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो कुछ तो पीछे से लाइट हिट करती है और ये इसे देख के तो अपने हीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बदकिस्मती से ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और जल्द ही मैं बिल्ले वाली सीरीज को भी लाने वाला हूँ, तुम लोग मुझे इतनी ज्यादा गालियां मत दिया करो यार, मैं ला रहा हूँ बिल्ले वाली सीरीज को, तुम लोग फालतू में इतनी ज्यादा नौटंकी क्यों करते रहते हो यार। बहुत ज्यादा वो स्पेनिश में थाई वाली लैंग्वेज में मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ, उसमें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है उसको करने के लिए, तो तुम लोग बस थोड़ा सा समझो यार, मैं जल्दी उसको भी लेके आऊंगा। और मुझे पता है मैंने बहुत सी सीरीज को शुरू कर दिया है पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक भी सीरीज को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि वो क्लोनिंग वाली सीरीज को फिर शुरू करो, वो क्लोन वाली, भाई किसी और ने शुरू कर दी है भाई, उसने पूरी इतनी ज्यादा जितनी भी थी उसने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब जब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तो मैं पूरा एक साथ ही बना के डाल दूंगा।
ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।